स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल पर पॉलिटिकल साइंस विद मुनमुन। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे इस चैनल पर आज मैं इंडियन इकोनॉमी की क्यों बात करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी यानी कि पॉलिटी और इकोनॉमी ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड सब्जेक्ट है, इंटरलिंकिंग इंटरकनेक्टेड डिसिप्लिन्स है। और जब तक आप इकोनॉमी को नहीं समझोगे आप पॉलिटी के मेन कॉन्टेक्स्ट को समझ नहीं पाओगे। जैसे कि मैं आपसे पूछूं या मैं आपको कहूं कि क्या हो यदि पॉवर्टी देश में बहुत ज़्यादा या फिर किसी स्टेट में या किसी रीजन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही हो, तो ऐसा होगा ना कि लोग पॉवर्टी की वजह से कंपेल होंगे क्राइम्स करने के लिए, चोरी करने के लिए। क्राइम्स में वेरियस टाइप के क्राइम्स आज जो हम देख पाते हैं जिसके लिए अलग अलग बॉडीज बनी हुई है। क्राइम करने पर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस है, उसे सजा देने के लिए जुडिशरी बॉडीज को स्टैब्लिश करा गया है। तो ये जो बॉडीज यानी कि ये जो पॉलिटी का हिस्सा आता है ये तो बाद में आता है, लेकिन इसके पहले जो फॉल्ट हमें दिखता है वो इस इकोनॉमी में दिखता है। यदि इकोनॉमिक कोलैप्स या फेलियर हो जाए ना, तो हम सोसाइटी में सोशल एट्रोसिटीज फेस कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। और वो स्टार्ट होता है इस इकोनॉमी के कोलैप्स करने की वजह से, और बाद में इसके बाद पॉलिटी का मेन रोल स्टार्ट होता है। तो आज हम छोटा सा इस इंट्रो के साथ बेसिक इकोनॉमिक्स को पहले कवर करेंगे, फिर पूरी जो भी अखबारों में आर्टिकल्स में अभी आ रही है इंडियन रूपी को लेकर उसके बारे में भी चर्चाएं करेंगे। तो पहले आप ये समझो कि जैसे कि हम बेसिक इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं, तो सोशल एट्रोसिटीज ये जन्म जो लेती है इसका लिंक या रूट कॉज कहाँ से स्टार्ट होता है। ये स्टार्ट होता है जब देश में इन्फ्लेशन बढ़ता है, जब महंगाई दर बढ़ती है ना। जब महंगाई दर ये वैसे नीचे जाता हुआ है, इसे हम उल्टा करते हैं, यानी कि जब बढ़ रहा होता है इन्फ्लेशन दर, तो इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से होता क्या है, प्राइस रेट हाई होती है। प्राइस रेट हाई होती है इसे इकोनॉमिक्स के टर्म में कहते हैं परचेजिंग पावर का गिर जाना। परचेजिंग पावर का गिर जाना, अब इस परचेजिंग पावर का मतलब क्या होता है। परचेसिंग पावर का मतलब इस तरह से आप समझ सकते हो कि मान लो मेरे पास 100 रुपए है। अब उस 100 रुपए में आज मैं 1 केजी राइस खरीद पा रही हूँ, लेकिन कुछ समय पहले उसी 100 रुपए में मैं 2 केजी राइस खरीद पा रही थी। तो आज जो उस 100 रुपए का वैल्यू है वो कहीं ना कहीं डेप्रिशिएट हो गया है, गिर गया है। अम, तो इसको कहते हैं परचेजिंग पावर का गिर जाना। क्योंकि 100 रुपए का तो 100 रुपए ही है, लेकिन पहले मैं 2 केजी राइस खरीद पा रही थी और आज मैं 1 केजी खरीद पा रही हूँ, तो परचेजिंग पावर गिरता है। मतलब जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है परचेजिंग पावर में गिरावट आती है, और जैसे परचेजिंग पावर गिरेगी तो कंजप्शन भी गिरेगा। कंजप्शन गिरेगा तो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं लो जाएगा। और जैसे ही लिविंग स्टैंडर्ड लो जाएगा वैसे ही हम सोसाइटी में, कंट्री में देखेंगे सोशल एट्रोसिटीज का जन्म हो रहा है, यानी कि पॉवर्टी, क्राइम्स, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। और जब ये सारी चीजें स्टार्ट होंगी, मतलब सोशल कॉजेज, पॉवर्टी, क्राइम्स, ये सारी का स्टार्टिंग पॉइंट है इकोनॉमी। महंगाई से सारा हिसाब स्टार्ट हो रहा है। आप देख पा रहे हो ये लिंक किस तरह से कर रही है। तो इस लिंक को समझो आप कि ये सोशल एट्रोसिटीज को पैदा करना, पैदा होना इकोनॉमी का फेल्योर है ना। और तब जाके इसके बाद जब क्राइम्स या फिर पॉवर्टी जैसी चीजें, एट्रोसिटीज पैदा लेती हैं, तब जाकर इंस्टीट्यूशन का काम स्टार्ट होता है, यानी कि तब पॉलिटी का काम स्टार्ट होता है। तब देश में लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्टीट्यूशंस का फॉर्मेशन होता है। अम, कानून को मेंटेन किया जाता है, कानून के साथ, लॉ के साथ देश को चलाने की बात कही जाती है कि यदि क्राइम्स हो रहे हैं तो क्राइम को कैसे रोका जाए। लेकिन क्राइम स्टार्ट कहाँ से हुआ, स्टार्ट यहाँ से हुआ ना, इकोनॉमी से। इकोनॉमी फेल हो रही है तो क्राइम्स स्टार्ट हो रहे हैं, और उसके बाद इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करा गया, पुलिस बॉडीज स्टैब्लिश हुई, ब्यूरोक्रेसी स्टैब्लिश हुई, एंड देन जुडिशरी बॉडी स्टैब्लिश हुई कि जिसने क्राइम करी उसे सजा देना है। लेकिन ये सजा देना स्टार्ट होता है, जो रूट कॉज है
वो ये इकोनॉमी है। तो आप समझ रहे हो इस लिंक को कि कितना डीप इम्पैक्ट है इकोनॉमी का। तो जब तक आप इकोनॉमी को समझोगे नहीं, इन्फ्लेशन, परचेजिंग पावर, कंजप्शन, क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड यहीं से डिसाइड होती है, और जब लिविंग स्टैंडर्ड ही लो होगी तो फिर एट्रोसिटीज का तो जन्म लेना स्वाभाविक है, और वो स्टार्ट पॉइंट है हमारी इकोनॉमी का। इसलिए जब आप पॉलिटी को समझते हो तो आपको इकोनॉमी के ग्राउंड्स को, बेसिक को समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम्स कहाँ से रेज हो रहे हैं। किसी ने सजा करी है, उसको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, बट क्यों करी है, रूट कॉज क्या है। आप जब तक उस रूट कॉज तक जाओगे नहीं, हम सरफेस लेवल पर ही जस्ट इंसाफ करते रहेंगे। लेकिन हमारा जो मेन मोटो होना चाहिए वो ये समझने पर होना चाहिए कि क्यों हो रहा है। यदि ऐसी चीजें हो रही हैं, एट्रोसिटीज पैदा हो रही हैं, क्राइम्स बढ़ रहे हैं, तो कारण कहीं ना कहीं इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। इसलिए इकोनॉमी को समझना, आज का ये जो हमारा वीडियो है, इस पर हम ध्यान देने वाले हैं, और आप बहुत सारी चीजों को समझोगे। आप सिर्फ मेरे साथ एंड तक बने रहो, तो अब समझ में आया आपको कि इकोनॉमी लिंक्ड कैसे हो रही है पॉलिटी के साथ। जब एट्रोसिटीज जन्म लेती है ड्यू टू द फेलियर ऑफ इकोनॉमी, देन कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाती है, लॉज बनाए जाते हैं, एंड देश का एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है कि यदि क्राइम्स हुए तो उसको रोकने के लिए कुछ बॉडीज हैं, लेकिन होती फेलियर इस इकोनॉमी के कोलैप्स होने की वजह से। तो इकोनॉमी बहुत मेजर रोल प्ले करता है हर स्टेट में, हर कंट्री में। तो इस चीज को हम जस्ट कवर करेंगे कि क्या इकोनॉमिक टर्म्स में रुपी के साथ हो रहा है, जीडीपी का क्या हिसाब है हमारे कंट्री में, करेंसी का स्ट्रेंथ इंटरनेशनल लेवल पर कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, और ये एट्रोसिटीज आपस में कैसे जुड़ी हुई है इकोनॉमी के साथ। हम इस चीज को बहुत ही गहराई के साथ आगे समझने वाले हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। ये स्टार्टिंग हमारा इस स्लाइड से होने वाला है, जिसमें कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से लगातार पैसा अपना निकाल रहे हैं। अखबारों में ये कुछ महीनों से बार बार ये चीज रोटेट कर रही है। सवाल ये आ रहा है कि क्या इंडियन इकोनॉमी सच में प्रेशर में आ चुका है, या फिर माजरा कुछ अलग है। तो इस वीडियो में मेनली जो हम बात करेंगे वो इंडियन इकोनॉमी के वीकनिंग होने का, पोर्टफोलियो आउटफ्लो क्यों हो रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो आउटफ्लो का रीजन क्या है, और साथ ही हम सबसे पहले तीन चीजों पर फोकस करेंगे कि काउस क्या है, एंड देन हम फिर समझेंगे कि इसका इम्प्लीकेशन कैसे होगा, और फाइनली हम समझेंगे कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इंडिया के लिए। ठीक है, तो आप ये हेडलाइंस देखो, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइंस है, जिसमें कि ये कहा गया है रीपंचिंग बिलो वेट्स फ्रॉम पोर्टफोलियो आउटफ्लो। इसके साथ टाइम्स ऑफ इंडिया की ये पेपर कटिंग है, जिसमें भी इंडिया पंचिंग बिलो इट्स वेट, फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन पोर्टफोलियो आउटफ्लो एट प्रेशर्स। ठीक है, और ये रहा द हिंदू का पेपर कटिंग, जिसमें भी यही बात कही गई है कि इंडियन रुपी जो है वो अंडर परफॉर्मेंस में है। तो ये आर्टिकल्स जो आपने देखी, इन आर्टिकल्स में यही कही गई है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो आउटफ्लो है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार इंडियन मार्केट से अपने पैसे को निकाल रहे हैं, और क्यों निकाल रहे हैं, इसका कारण बताया गया है कि इंडियन इकोनॉमी जो है, इंडियन रूपी जो है, नॉट इकोनॉमी, हम इकोनॉमी को सेपरेटली समझेंगे कि जीडीपी और करेंसी स्ट्रेंथ ये दोनों अलग चीजें होती हैं। ठीक है, तो हमारी इंडियन करेंसी जो है वो वीक जोन पर जा रही है, वीक होती जा रही है, जिस वजह से ये जो आउटफ्लो हो रहा है, ये जो अंडर परफॉर्मेंस हो रहा है, इंडियन रुपी हैज अंडर परफॉर्म्ड रिलेटिव टू इंडियाज स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया की स्टेबल है, अच्छी है, लेकिन ये स्टेबिलिटी इंटरनेशनली करेंसी में रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है। और जैसे कि आप आर्टिकल्स में देख पा रहे हो, तो जैसे लिखी हुई है कि पंचिंग बिलो इट्स वेट, राइट। तो पंचिंग बिलो इट्स वेट का मतलब है कि
ये आर्टिकल साफ साफ यही बता रहा है कि इंडिया का इकोनॉमिक फंडामेंटल्स यानी कि जीडीपी अच्छी है, स्ट्रांग है, लेकिन करेंसी उस चीज को इंटरनेशनली रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये कोलैप्स तो नहीं कहेंगे हम कि इकोनॉमिक कोलैप्स कर गई, लेकिन ये अंडर प्रेशर है। और इसी चीज को इन आर्टिकल्स में जस्ट बताया गया है कि किस तरह से सीएडी, करेंट अकाउंट डेफिसिट, इंडिया का इम्बैलेंस हो रहा है, और इस वजह से ये सारी न्यूज, ये सारे आर्टिकल्स लगातार हमारे सामने देखने को मिल रहा है। ये 30 जनवरी का आर्टिकल है, ठीक है। तो माजरा ये है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स लगातार इंडियन स्टॉक और बॉन्ड मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे हैं। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? तो रीजन है इसका कि अभी यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। दूसरा कि डेवलप्ड कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट उनको हाई दिख रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, और ग्लोबल इन्वेस्टर्स रिस्क को अभी अवॉइड कर रहे हैं, और इंडिया में उनको भी रिस्क दिख रहा है क्योंकि रुपी वीकनिंग हो रही है, ठीक है। और साथ ही इंडिया जो है वो अभी इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहा है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। तो इंडिया की जो इंपोर्ट्स है वो हाईली एक्सीड हो रही है कंपैरेटिवली एक्सपोर्ट के कंपेयर। इसीलिए सीएडी का जो ग्राफ है वो इम्बैलेंस हो कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो हेजिटेट कर रहे हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हेजिटेट कर रहे हैं कि इंडिया में हम करेंसी लगाए, पैसा लगाए या ना लगाए, क्योंकि उनको साफ साफ दिख रहा है कि जो इंडियन करेंसी है वो वीक होती जा रही है, राइट। तो इंडियन करेंसी, पहला तो उनको वीकनेस दिख रहा है, दूसरा उनको दिख रहा है कि करेंट अकाउंट डेफिसिट इम्बैलेंस हो रहा है, एंड तीसरा ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी एक फैक्टर है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स की वजह से अभी ग्लोबली इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसे को आउटफ्लो कर रहे हैं, निकाल के वो यूएस डॉलर्स में, यूएस में लगा रहे हैं। लेकिन तो अभी तक आपने क्या समझा कि इंडिया का जो ये हम न्यूज देख रहे हैं आर्टिकल्स के थ्रू, इसमें इंडियन रूपी की वीकनेस की बात करी गई है, जिसमें कि हमने कुछ टर्म्स देखे, सीएडी इम्बैलेंस हो रही है, रुपया वीकनेस में जा रही है, राइट, एंड ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी एक फैक्टर है। तो इन चीजों को हम थोड़ी डीपली कवर करेंगे आगे के स्लाइड्स में। तो आप इस ग्राफ को पहले ध्यान से देखो, इसमें क्या दिखाया गया है कि 1947 से लेकर 2021 तक का ये ग्राफ है, जिसमें ये शो हो रहा है कि 1947 में एक डॉलर लगभग 4.76 रुपया के बराबर था, ठीक है। मतलब उस टाइम में रुपया काफी स्ट्रांग था, और कुछ डेकेड्स तक ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, ये डेप्रिसिएशन ग्रेजुअल रहा। 1960, 70 और 80 में रुपया धीरे धीरे आगे जाके वीक होता चला गया, और लगभग एक टर्निंग पॉइंट आता है 1990 के बाद। इसके आसपास इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं, एंड 1990 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद 2000 के बाद रुपया का जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही वॉलेटाइल दिखाई देता है, ठीक है। कभी ग्लोबल क्राइसिस बढ़ जाती है, कभी ऑयल के प्राइसेस बढ़ती हुई दिखाई देती है, कभी कैपिटल फ्लो दिखाई देता है। तो हर तरह से जो ये ग्लोबल शॉक मिल रहा होता है, इसमें कहीं ना कहीं इंडिया का जो रुपी है, वो इंडिया की जो करेंसी है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, ठीक है। तो इस ग्राफ में हमने इम्पैक्ट के बारे में समझा। हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद से 2021 का ये एक ग्राफ ये शो कर रहा है कि इंडिया का जो रुपी है वो बहुत ही स्टेबल नहीं रहा है, फ्लक्चुएट करता रहा है, वॉलेटाइल इन नेचर रहा है, ठीक है। देन इसमें आप देखो कि ये 2022 में इंडियन रुपी का डेप्रिसिएशन शो कर रहा है। ये इसमें ये शो हो रही है कि यूएस फेडरल रिजर्व ने अपने रेट्स जब हाई कर दिए थे, तो डॉलर उस टाइम में स्ट्रांग बन गया था, एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपने इमर्जिंग मार्केट, मतलब कि इंडिया, चाइना जैसे मार्केट्स में जो उन्होंने पैसे लगाया था, उसको वो विथड्रॉ करके यूएस के डॉलर, मतलब यूएस के
रिजर्व, फेडरल रिजर्व में, बैंक्स में लगा रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को हाई करा था। तो आप इफेक्ट देखो, जब यूएस का इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो ऑटोमेटिकली जो इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो अपना पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं शिफ्ट कर रहे होते हैं इंडियन मार्केट या इमर्जिंग कंट्रीज से। सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है, इमर्जिंग मार्केट। अब इमर्जिंग मार्केट को भी हम आगे समझेंगे कि क्या क्या, कौन कौन से देशों में शामिल है। तो इमर्जिंग मार्केट से वो ऑटोमेटिकली अपना पैसा निकाल के ले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक ग्लोबल फैक्टर है ना, ग्लोबल फैक्टर है। ये सिर्फ इंडिया के एक मेजर रीजन ये भी है कि इंडिया का रुपी वीकनेस हो रहा है, ये भी एक कारण है। लेकिन दूसरा कारण ये भी है कि यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, जिस वजह से इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है, इसलिए पोर्टफोलियोज शिफ्ट कर रही है यूएस की तरफ। तो सिर्फ हम ये कहना कि इंडियन करेंसी वीकनेस है, ये सही नहीं है। लेकिन हम इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि इंडिया की जो करेंसी वो एक्चुअल में वीक हो रही है, और कुछ सालों से ये नोटिसेबल है। और जैसे कि हम आर्टिकल्स में देख रहे हैं तो करेंसी एक्चुअल में वीक हो रही है, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो एज कंपेयर उतना नहीं हो पा रहा है जितना कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारी खर्चे ज्यादा हो रही हैं। तो ये जो इम्बैलेंस है, इस इम्बैलेंस की वजह से जो सीएडी, करंट अकाउंट डेफिसिट, क्रिएट हो रहा है। इस चीज को हम थोड़ा और डिपनेस के साथ सम, समझेंगे अभी। तो आगे के चार्ट्स में हम चलते हैं, आगे के ग्राफ्स में। अब इसमें देखो, ये फॉरेन इक्विटी आउटफ्लो का एक चार्ट है, जिसमें कि ये दिखाया गया है कि फॉरेन इक्विटी आउटफ्लो 2025 तक कंटिन्यू रहा है। ये रेड बार शो कर रहा है, जो आप रेड बार्स देख रहे हो, ये रेड बार शो कर रही है। ये रेड बार शो कर रही है फॉरेन इन्वेस्टर की सेलिंग को, मतलब कि वो अपना पैसा विद्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। और ये ग्रीन बार शो कर रही है इनफ्लो के, उन्होंने अपना पैसा, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे लगाए हुए हैं। और 2025 में ये ग्राफ थोड़ा ज्यादा बड़ा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अब 25-26 ये जो ईयर्स में है, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन ईयर्स में थोड़ा ज्यादा निकाल कर वो यूएस डॉलर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। तो 2022 के बाद से रेड बार्स का साइज एकदम से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये इसलिए हो रहा है, एक तो ग्लोबल फैक्टर है, ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी, राइट, यूएस डॉलर का इंटरेस्ट रेट हाई हो जाना, और इन्वेस्टर्स अभी एकदम भी रिस्क लेने की मोड में नहीं है। दैट इज वाई वो सेफ जोन को ही प्रेफर कर रहे हैं कि यदि फ्लक्चुएशन दिख रहा है इंडियन मार्केट्स में या इमर्जिंग मार्केट में उनको, तो वो अपना पैसा विड्रॉ करके सेफ जोन में यूएस डॉलर में शिफ्ट हो जाए, ताकि उनको अपना रिटर्न जो है वो फ्यूचर में अच्छा देखने को मिले। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखो, इसमें इसमें आपको दिख रहा है कि आईटी सेक्टर्स में लगभग 69 बिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट करा गया है फॉरेन इन्वेस्टर्स के थ्रू, राइट। लेकिन अभी हाल ही में ये 2025 का ही एक जस्ट ग्राफ है, बार ग्राफ, जिसमें कि आप देख पा रहे हो कि ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज या एफएमसी जी में से हैवी एग्जिट दिख रहा है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपना एग्जिट कर रहे हैं इन सारे सेक्टर्स से। तो ये यही बता रहा है कि अभी जो ग्लोबल ट्रेंड्स की वजह से, ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा हैवीली हर सेक्टर से बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, जो भी इंडिया में उन्होंने लगाया हुआ है वो बाहर निकाल रहे हैं। आईटी सेक्टर में भले ही हमें दिख रहा है कि उनका अभी भी है, लगा हुआ है, बट और सेक्टर्स में हमें दिख रहा है कि उन्होंने किस तरह से हैप्पीली एग्जिट करा है। अब आप यहाँ पर पोर्टफोलियो का मतलब एक बार समझो। हम जो पोर्टफोलियो समझ रहे हैं, तो पोर्टफोलियो यानी कि इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म में फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाते हैं। अब शॉर्ट टर्म में बोलने का मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म में बोलने का मतलब है जब फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा स्टॉक और बॉन्ड्स में लगाते हैं, है ना, स्टॉक में या फिर बॉन्ड्स में लगाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, जो कि वो जल्दी निकाल भी सकते हैं और लगाने के टाइम में तो लगाते ही हैं।
तो वो जल्दी अपने पैसे को निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टॉक या बॉन्ड्स में लगाते हैं, तो जितना जल्दी वो लगा सकते हैं इजीली, उतनी जल्दी वो अपना पैसे को निकाल भी सकते हैं। और जब रुपया वीक होता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को डॉलर में इसे कन्वर्ट करने वक्त लॉस फेस करना पड़ता है। दैट इज वाई वो अपना पैसा इस वीकनेस वाली सिचुएशन में, क्योंकि अभी करेंसी वीक दिखाई दे रही है इंडिया की, दिखाई दे रही है नहीं, एक्चुअल में है, तो इस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने पैसे को वो लॉस का सौदा ना झेले, इस वजह से जब वो डॉलर में से कन्वर्ट करेंगे तो उनको लॉस ना मिले। दैट इज वाई वो अपना पैसा निकाल के यूएस डॉलर में शिफ्ट कर रहे हैं, ले जा रहे हैं। ठीक है, आप माजरा समझ रहे हो कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इंडियन इकोनॉमी में जीडीपी को हम अभी आगे समझेंगे कि जीडीपी क्या इफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन एक चीज तो यहाँ पे साफ हो रही है कि जो हमारी करेंसी है ना, इंडियन इकोनॉमी, सॉरी, जो इंडियन रूपी है, इंडियन रूपी का वैल्यूएशन डिवैल्यू हो रहा है। एंड डिग्रेड होने से जो इंडियन करेंसी है उसका रिफ्लेक्शन आउटर कंट्रीज में इंटरनेशनल लेवल पर स्ट्रेंथ शो नहीं हो पा रहा है। और नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं वो हेजिटेट हो रहे हैं कि यदि हम अपना पैसा इसमें डालें, इसमें लगाएं, यहाँ के स्टॉक्स में, यहाँ की कंट्री के इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, आईटी सेक्टर्स में, तो जब हम उस पैसे को निकालेंगे तो कहीं हमें लॉस का सौदा उठाना ना पड़े। और इसी फियर की वजह से वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। दैट इज वाई अपना पैसा वो आउट करके यूएस के हाई इंटरेस्ट रेट पर अभी लगा रहे हैं। और एक फैक्टर ये भी आप देख पा रहे हो कि ग्लोबल ली जो यूएस है वो अपने इंटरेस्ट रेट को भी हाई किए हुए है। दैट इज वाई इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो यूएस की तरफ जाएगा ही जाएगा, राइट? तो ये कुछ माजरा जो कि अभी चल रहा है, और यही अखबारों की हेडलाइंस में आपको लगातार कुछ टाइम से दिखाई दे रहा है ना? अब आप इसमें आओ, इसमें अब एफटीआई को हम समझने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे। तो एफटीआई क्या होता है? एफटीआई इसका मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब कोई फॉरेन कंपनी या इन्वेस्टर्स इंडिया में डायरेक्टली बिजनेस लगाता है, जैसे कोई फैक्ट्री लगाया या फर्मवेयर लगाया, ऑफिस अपना लगाया, फिर डेटा सेंटर या किसी इंडियन कंपनी में लॉन्ग टर्म स्टैक को लगाया। जिसके एग्जांपल यदि हम ले तो आप जैसे इसमें देख रहे हो, एक मिनट वैसे इरेज कर दूं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो अमेजोन, राइट? तो अमेजोन का इंडिया में फर्मवेयर बनाना या फॉक्स कॉन दिख रहा है आपको, तो ये फॉक्सकॉन का इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना या फिर वॉलमार्ट का फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट करना, ये सारी फॉरेन कंपनीज हैं, राइट? और ये सारी का इंडिया में या तो इन्वेस्टमेंट करना या फार्म हाउस लगाना या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना, ये लॉन्ग टर्म विजन को दिखा रहा होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्ट करने के लिए। एफडीआई इज इजिली निकाल के वो भाग नहीं सकते। एफडीआई में जब वो पैसे लगाते हैं इन्वेस्टर्स, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब करते हैं, तो जैसे कि हमने अभी फॉरेन पोर्टफोलियो में देखा है ना, फॉरेन पोर्टफोलियो में वो शेयर या फिर बॉन्ड्स में अपने पैसे लगाते हैं, तो जितनी जल्दी लगाते हैं उतनी जल्दी वो निकाल के ले भी जा सकते हैं। लेकिन एफडीआई में जब वो अपना लॉन्ग टर्म पैसे लगाते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स, तो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स के पैसे लगाने का अलग अलग तरीका है, फॉर्मेट है कि वो पोर्टफोलियो में भी अपने पैसे लगा सकते हैं, शेयर्स में या बॉन्ड्स में, और एक होता है कि वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, पैसे जल्दी ज़्यादा इजीली निकाला नहीं जा सकता है। और एफडीआई रियल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करता है, जैसे जॉब क्रिएट करता है, टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट्स इससे बढ़ते हैं। दैट इज वाई
कोई भी कंट्री एफडीआई को ज़्यादा प्रेफर करती है एज पर कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के कंपैरेटिवली, ठीक है। नाउ इसमें हमने एफडीआई मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को समझा, जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और कंट्री एक्चुअली इस चीज़ को प्रेफर करती है करना, क्योंकि उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी की भी फीलिंग्स होती है। नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज एफपीआई। यही तो मेन माजरा है जिस पर आर्टिकल्स, न्यूज एंड पूरा मीडिया, बेसिकली नॉट द मेन मीडिया, क्योंकि मेन मीडिया इन सब पर बहुत ज़्यादा बातें नहीं करती है, तो हमें जो भी सोशल मीडिया के थ्रू पता चलती हैं एंड जो भी आर्टिकल्स में या ऑथेंटिक न्यूज़पेपर के थ्रू पता चल रही है, तो वो यही है कि एफपीआई का आउटफ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो एफडीआई तो हमने समझ लिया, अब एफपीआई को हम एक बार समझ लेते हैं कि एफपीआई जो होता है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक मार्केट या बॉन्ड में पैसे लगाते हैं, यानी कि इसका जो लिंक है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। एफपीआई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जो कि बॉन्ड्स में या फिर स्टॉक में लगाया जाता है, बॉन्ड्स में या फिर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। और ये जब चाहे तुरंत अपना पैसा निकाल भी सकते हैं। इसीलिए अभी जो आर्टिकल्स हमने देखी उसमें हम यही देख रहे हैं कि वो अलग अलग सेक्टर्स में जो भी हमने अभी तक ग्राफ देखा, जैसे इस ग्राफ की भी हम बात करेंगे, तो इस ग्राफ में भी सेम यही है कि आप 2022 का ट्रेंड देख लो कि 2022 में भी आउटफ्लो करा गया है फॉरेन इन्वेस्टर्स के थ्रू, है ना। ये इनफ्लो आउटफ्लो का ग्राफ है बिलियन मिलियन डॉलर्स का, जिसमें कि 2022 में कितना आउटफ्लो करा गया है फॉरेन इन्वेस्टर्स के थ्रू, ये आप देखो। तो आउटफ्लो बहुत ही हैविली हो रही है और प्रॉब्लम यहाँ पर एफडीआई नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर है एफपीआई, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। तो इंटरेस्ट रेट जब उनको हाई दिखे किसी दूसरे मार्केट में, जैसे डॉलर का भी स्ट्रेंथ रेट हाई है, ग्लोबल फियर की वजह से वो तुरंत रिएक्शन में आ रहे हैं इन्वेस्टर्स और अपने मनी को सेफ जोन में करने के लिए जस्ट आउटफ्लो कर रहे हैं, ठीक है। और मार्केट पर अभी जो रुपया, तो हम देख ही रहे हैं रुपया वॉलेटाइल इन नेचर दिख रहा है, क्योंकि करेंसी का जो स्ट्रेंथनिंग है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो प्रॉब्लम जो है वो मेन वो एफपीआई का है। अब क्यों एफपीआई प्रॉब्लम बन रहा है, अब ये समझते हैं। तो एफपीआई जो है वो मेनली प्रॉब्लमेटिक इसलिए बन रहा है, क्या कारण हो रहा है, तो अब देखो इस चीज को अब समझो कि स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर हो रहा है, ये तो बात मैंने आपको समझा दी। इंटरेस्ट रेट हाई हो, अभी यूएस अपने इंटरेस्ट रेट हाई किए हुए है, ठीक है। दूसरा दूसरा रूपी डेप्रिसिएशन हो रहा है एंड तीसरा ग्लोबल रिस्क ऑफ मोड पर इन्वेस्टर्स चल रहे हैं, उनको भी रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो रिजल्ट इसमें ये दिख रहा है कि स्टॉक मार्केट प्रेशर में तो आ ही रहा है। इंडिया की जो स्टॉक मार्केट, इंडिया में भी जो हम स्टॉक मार्केट की बात करें वो भी प्रेशर में हमको दिख रहा है, वॉलेटाइलनेस दिख रहा है ना स्टॉक मार्केट में। रुपया पर प्रेशर तो दिख ही रहा है, शॉर्ट टर्म इनस्टेबिलिटी भी दिख रही है। तो ये कुछ फेनोमेना जो है वो हमको दिख रही है। और ये जो आप यहाँ पर चार्ट देख रहे हो, इसमें हमने 2022 में इंडिया में $18 बिलियन इंडियन मार्केट से निकाल लिए गए हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टर्स के थ्रू, आउटफ्लो कर लिया गया है। तो ये ग्लोबल इन्फ्लेशन को तो दिखा ही रहा है, यूएस हाई रेट्स को भी दिखा रहा है कि किस तरह से इन्वेस्टर्स अपना लॉस से बचने के लिए वो यूएस डॉलर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, राइट। तो ये कुछ ग्लोबल फैक्टर्स हैं। तो इंडियन इकोनॉमी में जो करेंसी है हमारी, वो हमारी इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रेंथ को दिखा नहीं पा रही है आउटर मोस्ट लेवल पर। एंड यूएस डॉलर इज वन ऑफ द मेन फैक्टर कि फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा विद्रॉ कर रहे हैं, राइट।
अब ये आप देखो, इसमें लगातार फ्लक्चुएशन दिख रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स। ये ग्राफ जो आपको अनइवन दिख रहा है ना, ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स कभी अपना पैसा लगा रहे हैं, कभी अपना पैसा निकाल रहे हैं, मतलब अप एंड डाउन, ऊपर नीचे जो ये आपको ग्राफ दिख रही है ये यही शो कर रही है कि बहुत ही वॉलेटाइल नेचर दिख रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स का जब वो इमर्जिंग मार्केट में अपना पैसा लगा रहे होते हैं। तो जब उनको दिख रहा होता है कि इमर्जिंग मार्केट का इकोनॉमी नहीं, मैं बार बार इस टर्म को यूज कर रही हूँ, जब उनकी करेंसी, इमर्जिंग मार्केट की जब करेंसी, सॉरी फॉर दैट, इमर्जिंग मार्केट की जब करेंसी का वैल्यूएशन डिग्रेड हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो अपने पैसे लगाएंगे तो लॉस का सौदा थोड़े ना वो झेलेंगे। दैट इज वाई जब उनको ग्लोबली यूएस के डॉलर में इंटरेस्ट रेट हाई दिखता है, तो स्वाभाविक है कि यूएस डॉलर की ओर वो अपना रुख करेंगे और उधर जाएंगे। और उस टाइम में हमारे पास ये न्यूज़ आएंगी, ये आर्टिकल्स हमको पढ़ने को मिलेंगी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं यूएस डॉलर की ओर, एंड इंडियन करेंसी जो है वो डिग्रेड हो रहा है, अंडर परफॉर्मेंस में जा रहा है। तो आप ये माजरा समझ रहे हो। इतने सारे ग्राफ्स लगाने के मेरा मेन मोटो यही है कि आपको मैं ग्राफ्स के थ्रू जो मेन चीजें चल रही हैं अभी इकोनॉमिकली, जो आर्टिकल्स आ रही है उनके हम मेन कोर को समझ सके। ठीक है, नाउ मूव्स टू नेक्स्ट वन। पहले तो हम यहाँ पर इस ग्राफ को समझने से पहले, इस पर जाने से पहले हम इनफ्लो और आउटफ्लो को समझते हैं। पहले इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होता है। इनफ्लो क्या होता है? इनफ्लो होता है, क्योंकि बहुत बार मैंने इस टर्म को यूज करा तो मुझे लगता है कि इस टर्म को पहले मैं आपको समझा दूं। इनफ्लो का मतलब होता है जब फॉरेन या बिग इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, इंडियन मार्केट में यदि वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे कि वो इनफ्लो कर रहे हैं। ठीक है, आउटफ्लो का मतलब होता है जब इन्वेस्टर्स पैसा निकाल के लेके चले जाते हैं, जैसे कि अभी हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल कर लेके जा रहे हैं और यूएस डॉलर में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट उनको वहां पर हाई मिल रहा है, क्योंकि करेंसी, इंडियन करेंसी जो है वो वीक जोन पर चल रही है। तो वीकनेस की वजह से जब वो अपना करेंसी को चेंज करेंगे डॉलर में ना, तो उनको इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा। दैट इज वाई इस फेयर की वजह से वो यूएस डॉलर में शिफ्ट हो रहा है। इस चीज को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मेन जो फंडामेंटल इशू है वो यही है अभी। ठीक है, इस चीज को हम यदि सिंपल में इनफ्लो और आउटफ्लो को समझे, तो जैसे आप एटीएम तो हम सारे यूज करते हैं, तो एटीएम में जब हम पैसा डालते हैं तो वो इनफ्लो होता है, जब हम पैसा निकाल लेते हैं तो वो आउटफ्लो होता है। उसी तरह से फॉरेन इन्वेस्टर्स जब हमारी कंट्री में यानी कि इंडिया में पैसा लगा रहे होते हैं शेयर में, बॉन्ड्स में, या एफटीआई के थ्रू, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि हमने अभी समझा कि किस तरह से वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, और एफपीआई किस तरह से एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है जब चाहे पैसा निकाल ले, एंड एफडीआई वर्सेस एफडीआई हमने समझा कि किस तरह से ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि वो हमारे कंपनीज को स्टेबल करके या अपने फर्म हाउस इंडिया में खोल के लगाते हैं। तो मेन इशू जो है वो एफपीआई का हो रहा है, और इसी में हमने टर्म को समझा कि इनफ्लो मतलब वो पैसा लगा रहे होते हैं हमारी कंट्री में, और आउटफ्लो मतलब वो अपना पैसा निकाल कर ले जाते हैं। उस टर्म को इकोनॉमिक्स के टर्म में इनफ्लो या आउटफ्लो कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक मैं आपको समझा पा रही हूँ, क्योंकि मैं आपको पॉलिटी समझाती हूँ और इकोनॉमिक्स से मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हूँ। दैट इज़ वाई कुछ मेरे से आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे हो रहा हो बताने में, तो मेरे भूल चूकों को थोड़ा माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ जो आर्टिकल्स या जो करंट अफेयर्स हमारी आ रही है, और ये किस तरह से सोशल एट्रोसिटीज से कनेक्टेड है, किस तरह से इकोनॉमी अफेक्ट कर रही होती है पॉलिटी को, इन चीज़ों को मैं आपको समझा सकूं। तो मेरी कोशिश है, आशा है कि मेरी भूल चूकों को आप माफ़ करते हुए मेन चीज़ पर, मेन मोटो पर फोकस करेंगे अपना। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट वन कि यहाँ पर ईएम का पहले हम मतलब समझते हैं। ये ईएम का मतलब क्या है? मैंने आपको बहुत बार अभी जस्ट बोला इमर्जिंग मार्केट, इमर्जिंग मार्केट, राइट? तो ये इमर्जिंग मार्केट का मतलब क्या होता है? ईएम मतलब इमर्जिंग मार्केट। इमर्जिंग मार्केट में पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, और बेसिकली ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ना, ये चाइना का दिख रहा है। तो इमर्जिंग मार्केट का मतलब होता है कि, या सिर्फ इंडिया से मतलब नहीं होता है कि इमर्जिंग मार्केट मतलब सिर्फ इंडिया नहीं। इमर्जिंग मार्केट का मतलब होता है
इंडिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ताइवान और कोरिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज, जो कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज की लूप में अभी हैं, जिनको हम अभी डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं, जिसमें कि इंडिया भी आता है ना। तो डेवलपिंग कंट्रीज में जो कंट्रीज आती हैं उनको हम इमर्जिंग कंट्रीज कहते हैं। और इमर्जिंग कंट्रीज से पैसे का आउटफ्लो या इनफ्लो का जो मेन रीजन है वो हम समझ चुके हैं कि इनफ्लो कब होता है, जब उनको इंटरेस्ट रेट दिख रहा होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि इंटरेस्ट रेट यहाँ हाई है, तब वो पैसे लगाते हैं। जब उनको दिखता है कि करेंसी वीक हो गई है या फिर अभी रिस्क जोन ज्यादा है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा इमर्जिंग मार्केट से निकाल के आउटफ्लो करते हैं उस वक्त। और जब जहां भी उनको ज्यादा दिख रहा होता है, जैसे अभी यूएस डॉलर में उनको ज्यादा दिख रहा है तो वो यूएस डॉलर में लगा रहे हैं, और इंटरनेशनल ट्रेड वैसे डॉलर में ही होता है ना। तो डॉलर पर वो अपना पैसा शिफ्ट कर रहा है। बेसिकली ये चार्ट चाइना को शो कर रहा है। तो इमर्जिंग मार्केट में ये चाइना का ग्राफ है, जिसमें कि ये जो नीचे वाली आप देख रहे हो ये आउटफ्लो है ना, और ऊपर वाली जो आप ग्राफ देख रहे हो ये इनफ्लो की है। कि किस तरह से अभी जो ग्राफ है हमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स करते हैं, में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में करते हैं, यानी कि शेयर या बॉन्ड्स में करते हैं, उनका फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। जैसे ही उनको इंटरेस्ट रेट हाई दिखता है वो आउटफ्लो करना स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही मार्केट थोड़ा स्टेबल दिखता है तो वो इनफ्लो करते हैं। तो यही फ्लक्चुएशन लगातार मार्केट में ग्लोबल लेवल पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये ग्राफ चाइना के डेफ्ट फ्लो को शो कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो इस ग्राफ को समझने से पहले हम अभी समझेंगे लिक्विडिटी के टर्म को। ठीक है, तो क्या आपको पता है ये लिक्विडिटी क्या होती है? क्योंकि ये सारी जो टर्म्स मैं यूज कर रही हूँ ना, ये बेसिक इकोनॉमिक्स की टर्म्स है, और आपको इकोनॉमिक्स बता रही हूँ या इकोनॉमिक्स को समझा रही हूँ, तो मेरा ये फर्ज है या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी आप कहो, कि ये टर्म्स को मैं आपको समझाते हुए ग्राफ्स के मैसेज को आप तक रिफ्लेक्ट कर पाऊँ। तो लिक्विडिटी को हम समझते हैं पहले। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी का मतलब होता है कितनी इजीली और कितनी जल्दी पैसा अवेलेबल हो सकता है ना। जब जैसे आप समझो कि जैसे आपके जेब में पैसा या कैश है, मतलब हम कहेंगे कि हाई लिक्विडिटी है अभी। ठीक है, लेकिन जब पैसा एफडी के फॉर्म में हो या प्रॉपर्टी के फॉर्म में हो या फिर लैंड के फॉर्म में हो, तो तब हम कहेंगे कि अभी लो लिक्विडिटी है, क्योंकि पैसे की अवेलेबिलिटी अभी आने में देरी लगेगी ना। आप लैंड को बेचोगे या प्रॉपर्टी को बेचोगे या एफडी से पैसा निकालोगे, तो पैसा आपके तक पहुंचने में टाइम लगाएगा। तो इसको हम कहते हैं लो लिक्विडिटी। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपके जेब में पैसे हैं तो आप फटाक से कुछ भी लेन देन का ट्रांजेक्शन का हिसाब किताब कर सकते हो, तो तब उस सिचुएशन को कहते हैं हम हाई लिक्विडिटी। तो पैसा आपके पास होना साइन है हाई लिक्विडिटी का, और थोड़ा एफडी के फॉर्म में या लैंड के फॉर्म में होना, क्योंकि बेच के आपको पैसा मिलने में टाइम लगेगा, तब हम कहते हैं कि ये लो लिक्विडिटी का साइन है। अब ग्लोबल लिक्विडिटी का मतलब समझते हैं, क्योंकि सारा जो हिसाब किताब यहाँ पर हम कर रहे हैं ना, वो ग्लोबल लिक्विडिटी का ही कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे हैं कि ये ग्लोबली जो इतनी लिक्विडिटी हो रही है इसका कारण क्या हो रहा है। पैसा इतना आ जा जो रहा है, ये जो लिक्विडिटी हम देख रहे हैं, क्या है ये पूरा माजरा? जब पूरी दुनिया में बैंक्स और इन्वेस्टर्स के पास ज्यादा पैसा होता है, यानी कि अभी जो हम ये इतना वॉलेटाइलनेस देख रहे हैं मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में, इसका मतलब इन्वेस्टर्स या बैंक के पास ज्यादा पैसा दिख रहा है ना, और वो अपना पैसा इन्वेस्ट करने के मूड में भी है। इससे ग्लोबल लिक्विडिटी हाई होता है। मतलब कि अभी जो सिनेरियो दिख रहा है वो ये बता रहा है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स या जो ग्लोबल बैंक्स है वो, उनके पास हाई लिक्विडिटी है, उनके पास पैसे हैं, तो वो अपना पैसा जब चाहे इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। जब चाहे उनको, जब रिस्क मोड फील हो रहा है, सेंसेशन फील हो रहा है, तब वो अपने पैसे को आउटफ्लो करके यूएस के मार्केट में लगा रहे हैं, यूएस डॉलर में लगा रहे हैं। ठीक है, अब आप आते हैं इस ग्राफ में। तो मैंने कुछ बेसिक टर्म्स आपको बताया अभी, लिक्विडिटी के टर्म को मैंने समझाया। अब हम इस ग्राफ में आते हैं कि 2027 2028 के टाइम दुनिया में ज्यादा पैसा था, है ना। बैंक्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स इजिली इंडिया जैसे कंट्रीज में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड थे, इसलिए इस ग्राफ में कैपिटल इनफ्लो सडनली ऊपर की ओर हम देख पा रहे हैं।
कैपिटल इनफ्लो जो हम देख पा रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जस्ट ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, और आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये ग्राफ एकदम से नीचे की ओर चला गया 2008 के बाद से। ऐसा क्यों हुआ? उस टाइम में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008-9 के टाइम में, है ना। तो बैंक के पास पैसा कम हो गया था। जब फ्लूड, अभी जो हमने कंसेप्ट समझा ना लिक्विडिटी का, इसका मतलब जब पैसा कम हो गया मतलब अब जो पैसे का फ्लो है वो नहीं हो पाएगा। जब आपके पास पैसा होगा तो हाई लिक्विडिटी होगी ना, और इन्वेस्टर्स या फिर बैंक के पास पैसे होंगे ही नहीं तो पैसे का तो फ्लो होगा नहीं। तो जब 8 या 9 के टाइम में 2008-9 के टाइम में लिक्विडिटी रुक गई, यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो लिक्विडिटी रुक गई, बैंक से इन्वेस्टर्स के पास पैसे कम हो गए, इन्वेस्टमेंट रुक गया। इसलिए ग्राफ में आपको साफ यहाँ पर गिरावट दिखाई दे रहा है ना। ये जो ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ रहा था, पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा था, वॉलेटाइलनेस था, पैसे मार्केट्स में लगाए जा रहे थे, इन्वेस्टर्स के पास पैसे थे, ये ग्राफ एकदम से नीचे गिरता है। अब इसे थोड़ा शॉर्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब मार्केट में पैसा फ्रीली घूमता है तब उसे हम हाई लिक्विडिटी कहते हैं, जो कि मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। तब ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, और जब पैसा टाइट हो जाता है जैसे कि 2008-9 में एकदम से ग्राफ गिर जाता है, इसका मतलब जो पैसे का मूवमेंट है वो रुक जाता है ना। सोर्स पैसे का जो आ रहा होता है इन्वेस्टर्स के थ्रू, इन्वेस्टमेंट के थ्रू या बैंक्स के थ्रू, ग्लोबल बैंक्स के थ्रू, वो रुक गया होता है। तो हम देखते हैं कि जो फ्लूइडिटी है वो लो हमें दिखाई देती है, मतलब लो फ्लूइडिटी, लिक्विडिटी, सॉरी, लिक्विडिटी दिखाई देती है। थोड़ा टर्म्स में मेरे को प्रोनाउंस करने में भी आगे पीछे हो रहा है, इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी जो सिनेरियो हो रहा है वो लो लिक्विडिटी का हो रहा है ना। ये मैं फ्लूइडिटी भी आपको पढ़ा दूंगी, सारा साइंस भी मिक्स कर दूंगी इसके साथ, सो मुझे क्षमा कीजिएगा इसके लिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि 8-9 के टाइम में हम अम, कम इन्वेस्टमेंट का सिनेरियो दिखाई देता है, ठीक है। तो ये ग्राफ जस्ट इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कैसे वॉलेटाइलनेस आपको दिख रहा है, लिक्विडिटी दिख रही है पूरे ग्लोबल मार्केट में, कि पैसा हो तो पैसे का इनफ्लो और आउटफ्लो को लिक्विडिटी किस तरह से अफेक्ट कर रही होती है, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। तो पहले आप मेरे को ये बताओ कि आपको बीओपी पता है? बीओपी क्या होता है? बीओपी क्या होता है आपको पता है? बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक रिकॉर्ड होता है जो ये बताता है कि इंडिया और बाकी दुनिया के बीच में पैसे का फ्लो किस तरह से है, किसका पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। बीओपी का दो मेन पार्ट होता है। बी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों समझ रहे हैं हम? ये भी एक इकोनॉमिक टर्म्स है, और इस टर्म्स को भी हमें समझना यहाँ पर जरूरी हो जाता है आगे के चीजों को और क्लियरली समझने के लिए। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? बेसिकली इसमें दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है करंट अकाउंट, ठीक है, और दूसरा इसका पार्ट होता है कैपिटल अकाउंट। अब आप इस चीज को समझो, बैलेंस ऑफ पेमेंट जब गड़बड़ होता है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बिगड़ने से सीएडी मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट इम्बैलेंस होता है। और जब करंट अकाउंट डेफिसिट इम्बैलेंस होता है मतलब क्या है? ये सिग्निफाई कर रहा होता है कि एक्सपोर्ट कम हो रहा है कंपैरेटिवली इंपोर्ट ज्यादा हो रही है एक्सपोर्ट के मुकाबले। और जब ऐसा सिचुएशन होता है इसका मतलब ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो करेंसी है इंडिया की, ठीक है, वो डेप्रिशिएट कर रहा है। मतलब हमें ज्यादा डॉलर चाहिए बट हम चीजें ज्यादा खरीद रहे हैं तो बेच ज्यादा नहीं रहे हैं, हम ज्यादा चीजें खरीद रहे हैं। और जब हम खरीद रहे होते हैं तो हमको डॉलर ज्यादा देना पड़ रहा होता है, और हम जब बेच रहे हैं तो हमें हमारे पास जितना डॉलर आ रहा है उससे ज्यादा डॉलर हमसे चला जा रहा है। और जब हमसे पैसे जा रहे हैं यानी कि जब हमसे डॉलर जा रहा है तो फिर ये इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है, और इम्बैलेंस की वजह से कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट वीक हो रहा है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बिगड़ने के साथ इंटरनेशनल इमेज जो इंडिया के करेंसी का है वो भी डेप्रिशिएट हो रहा है, और फॉरेन इन्वेस्टर्स भाप ले रहे हैं कि उनको अपना इन्वेस्टमेंट अभी करना है, और यदि उन्होंने करा है तो उनको अपना पैसा अब निकालना है या नहीं निकालना है। इसीलिए ये जो वॉलेटाइलनेस है आप मार्केट में देख रहे हो कि जो बॉन्ड्स में या स्टॉक मार्केट्स में
आपको दिख रहा है वो इसलिए सबसे ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, कि फॉरेन इन्वेस्टर्स क्यों बैलेंस ऑफ पेमेंट एक फैक्टर पर भी फोकस रखते हैं कि यदि बैलेंस ऑफ पेमेंट कंट्री का हिला हुआ है, वीक है, तो कहीं ना कहीं सेफ मोड नहीं है फॉरेन इन्वेस्टर्स का अपना पैसा इन्वेस्ट करने में। तो अब यहाँ आते हैं हम, ये जो मैंने दो पार्ट आपको बताया, अब ये दो पार्ट क्या रिफ्लेक्ट क्या कर रहा होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो पार्ट है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट होती क्या है? करंट अकाउंट होती है, इसमें आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब हर दिन का जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है वो करंट अकाउंट में आता है, जिसमें कि गुड्स और सर्विसेज आते हैं, और फॉरेन से इनकम भी, जैसे रेमिटेंस आता है ना, रेमिटेंस मतलब जो फॉरेन में हमारे इंडियन एनआरआई रहते हैं, तो जो इंडियन अपनी इनकम को भेजते हैं या सैलरी भेजते हैं, वो भी करेंट अकाउंट में ही काउंट किया जाता है। तो करेंट अकाउंट में हर दिन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंक्लूड है, प्लस इसमें रेमिटेंस या फॉरेन से आया हुआ पैसा भी इंक्लूड है, ठीक है, करेंट अकाउंट में। अगर इंपोर्ट ज्यादा हो जाए एक्सपोर्ट से, तो ये करेंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट करेगा, और इसी डिफरेंस को सीएडी कहते हैं, ठीक है। तो करेंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया कि करेंट अकाउंट डेफिसिट तब होता है जब हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट के। तो इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट से, इसका मतलब हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा हो रहा है। तो हर दिन का जो लेन देन या इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, या जो एनआरआई पैसा भेजते हैं, वो करंट अकाउंट में इंक्लूड किया जाता है। अब कैपिटल अकाउंट क्या होती है, क्योंकि बीओपी का दो पार्ट है, तो कैपिटल अकाउंट क्या होती है? कैपिटल अकाउंट इसमें आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पहले मैं इसको थोड़ा क्लियर करूं, देन मैं आपको ये समझाती हूँ कि करंट कैपिटल अकाउंट अब क्या होता है। अब आप ये समझो, हमने देखा बीओपी, ठीक है, उसमें हमने दो पार्ट देखे, जिसमें हमने करंट अकाउंट देखा और जिसमें हमने कैपिटल अकाउंट देखा, ठीक है, हमने कैपिटल अकाउंट देखा। अब कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट से ये जुड़ा हुआ है। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इसमें आएगा क्या, तो इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट में एफ आई आई आएगी, और दूसरा इसमें एफ डी आएगा, ठीक है। एफ डी आई मैं आपको समझा चुकी हूँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस तरह से कंपनीज या फिर फैक्ट्रीज या फिर इन्वेस्टमेंट के थ्रू फॉरेनर्स इंडियन मार्केट्स या इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। दूसरी ओर एफ आई आई का मतलब जस्ट शेयर मार्केट्स में, जिस तरह से हम एफपीआई को समझे, जस्ट वही चीज है कि ये शेयर मार्केट्स में अपने पैसे को लगाते हैं, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट में एफआईआई के थ्रू पैसा इन्वेस्ट किया जाता है या एफडीआई के थ्रू पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, या तो हम कैपिटल मार्केट में कैपिटल अकाउंट में हम या तो कभी ग्लोबल बैंक से, जैसे आईएमएफ हो गया, है ना, आईएमएफ हो गया या फिर वर्ल्ड बैंक हो गया, इन सबसे जब इंडिया पैसा लेता है, लोन लेता है, वो भी हमारा कैपिटल अकाउंट में ही आएगा। तो यदि हम बोरोइंग्स लेते हैं या लोन्स लेते हैं, तो ये भी अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकाल ले तो ये चीज भी जो है वो हमारा कैपिटल अकाउंट इससे वीक हो सकता है, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ चुकी होगी कि बीओपी के दो पार्ट्स, और दो पार्ट्स में किस तरह से रोज का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो करेंट अकाउंट में आता है, और कैपिटल अकाउंट में जो होती है वो हैवी इन्वेस्टमेंट, जो कि एफडीआई के फॉर्म में करी जाती है, या फिर हम लोन लेते हैं, या एफआईआई के फॉर्मेट में करी जाती है, वो सारी करेंट कैपिटल अकाउंट होती है, और इन्हीं दोनों को मिलाकर बीओपी बनता है। मतलब यदि इंपोर्ट एक्सपोर्ट इम्बैलेंस हो या फिर कैपिटल अकाउंट इम्बैलेंस हो, एफडीआई या एफपीआई पर प्रेशर आए, तो ये दोनों के बिगड़ने से बीओपी जो है वो वीक होगा, है ना। तो बीओपी का रुपया से लिंक कैसे बनता है, तो ये चीज समझो कि जब बीओपी वीक होता है, मतलब डॉलर की कीमत, डिमांड और ज्यादा बढ़ती है, ठीक है, और रुपया उस टाइम में गिर रहा होता है। मतलब जब पैसा बाहर से आ रहा होता है हमारे देश में, तो हमने उस टर्म को भी समझा कि उस टर्म को हम इनफ्लो कहते हैं, और जब पैसा इंडिया से बाहर जा रहा होता है
या देश से बाहर जा रहा होता है, तब उस टर्म को भी हमने समझा कि उसको आउटफ्लो कहते हैं। तो तब आउटफ्लोज बढ़ जाती है जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ता है ना, मतलब इंपोर्ट ज़्यादा, एक्सपोर्ट कम, और साथ ही साथ हमारे लोन्स ज़्यादा हो रहे हैं, हम लोन्स ज़्यादा ले रहे हैं, या फिर एफडीआई में, या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो आउटफ्लो कर रहे हैं, अपने पैसे को निकाल कर बाहर ले जा रहे हैं, इसका मतलब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ रहा है। और इसके ये सब जब चीज़ों को कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ रहा है। एंड इस पूरे हिसाब किताब जो हमने देखी, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, इसके बिगड़ने से, इसके वीक होने से, बैलेंस ऑफ पेमेंट के खराब होने से फॉरेन इन्वेस्टर्स का वॉलेटाइलनेस, लिक्विडिटी जो होती है मार्केट में, वो ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आ गई होगी। नाउ ये ग्राफ दिखा रहा है ना, ये जो चीज आप यहाँ पे देख रहे हो, वो ये दिखा रहा है कि जब इंडिया ज्यादा इंपोर्ट कर रहा होता है ना, तो एक्चुअल में होता क्या है, तब तब डॉलर देना पड़ता है। जब इंडिया, जैसे इंडिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, अभी तो सिनेरियो वही चल रहा है कुछ टाइम से, है ना, कुछ सालों से, कि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। हालांकि जब कोविड आया 2020 में, 2020 के बाद से हम देख रहे हैं 2020 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो दोनों ही गिर चुका था, लेकिन उसके बाद इंपोर्ट इस तरह से हाइक हुई है कि अभी तक 2020 अभी 2026 चल रही है, राइट, तो 2026 तक ये इंपोर्ट का जो ग्राफ है ये बहुत ही हाई दिख रहा है। अभी मैं और कुछ ग्राफ्स आपको दिखाऊंगी जिसमें इंपोर्ट का जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा हाई दिख रहा है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट हमारी उस स्पीड से नहीं हो पा रही है। जब हमारी इंपोर्ट ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब क्या है, तो इसको हम डिकोड करते हैं। इसका मतलब है कि डॉलर हमको ज़्यादा देना पड़ रहा है। जब हम कोई चीज़ खरीद रहे होते हैं तो हमको डॉलर देना पड़ रहा है, डॉलर बाहर जा रहा है, बीओपी खराब हो रहा है। बीओपी मतलब, बीओपी टर्म को हमने समझ लिया अभी बहुत अच्छे से, बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा वीक हो रहा है, हमारा खराब हो रहा है, क्योंकि हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं उसमें हमारा एक्सपोर्ट भी तो बैलेंस होना चाहिए, लेकिन इम्पोर्ट का पल्ला भारी है, इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमारा बीओपी कहीं ना कहीं यहाँ पर वीक हो रहा है। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे होते हैं ना, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि वो अपना पैसा डॉलर में ही ले जा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होता है, तो वो अपना पैसा डॉलर में ले जा रहे हैं। हम इंपोर्ट में देखो पैसा ज्यादा दे रहे हैं, इंपोर्ट में हम पैसा दे रहे हैं ज्यादा, क्यों, क्योंकि हम ज्यादा चीजें खरीद रहे हैं, तो हम पैसे दे रहे हैं, डॉलर दे रहे हैं, डॉलर देश से बाहर जा रहा है। ठीक है, और जब फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट से, तो वो भी अपना पैसा डॉलर में ही ले जाते हैं। तो एक तो वो अपना पैसा निकाल कर बाहर लेके चले गए, आउटफ्लो करा उन्होंने। दूसरा, हम चीजें खरीद रहे हैं तो हम डॉलर में खरीद रहे हैं। इंडिया से ज्यादा डॉलर देखो आप आउटफ्लो हो रहा है ना, मतलब फॉरेक्स मनी जो है, फॉरेक्स करेंसी जो है, वो हमारी आउटफ्लो हो रही है, और वो भी हैबिली हो रही है। तो जब डॉलर की कीमत बढ़ती है, रुपया वीक हो जाता है। ये कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा अभी तक, है ना। अ, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि डॉलर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो वर्ल्ड ट्रेड डॉलर से ही होता है। दूसरा, इंडिया जब ऑयल, गैस, मोबाइल इंपोर्ट कर रहा होता है, तो उसको, जब वो इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा होता है, तो भी उसको डॉलर ही देना है, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो वो रुपी से तो होगा नहीं, वहां पर हमको चाहिए डॉलर। और ये डॉलर आएगा कैसे, जब फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपना पैसा लेके देश के अंदर आएंगे, तो हम फॉरेक्स मनी को कलेक्ट करेंगे, है ना, हमारे पास फॉरेक्स का रिजर्व ज्यादा होगा, यानी कि डॉलर ज्यादा होगा। लेकिन यदि हम जितना हमारी कंट्री में डॉलर आया, उससे ज्यादा यदि हम इंपोर्ट करेंगे, तो हमारा पैसा तो बाहर जाएगा ना। हमारा पैसा मतलब डॉलर बाहर जाएगा, और डॉलर बाहर जाएगा मतलब हमारी करेंसी रुपया, और हम जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो डॉलर के फॉर्मेट में कर रहे हैं, यानी कि हमारा फॉरेन फॉरेक्स जो है वो डॉलर है ना। डॉलर के फॉर्म में हम जस्ट जब इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे होते हैं, तो हमको बहुत ज्यादा डॉलर बाहर देना पड़ रहा है चीजों को इंपोर्ट करने की वजह से। तो इस कंडीशन में हमारा ग्राफ कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होगा, और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम जो है वो शुरू कहाँ से हुआ,
प्रॉब्लम शुरू यहाँ से होता है, जैसे आप एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझो। जैसे इंडिया ने $100 का एक्सपोर्ट करा, ठीक है, इंडिया ने एक्सपोर्ट करा $100 का, लेकिन इंडिया जब इंपोर्ट कर रहा होता है तो वो $150 का इंपोर्ट कर रहा होता है। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो यहाँ से? इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि जब वो इंपोर्ट कर रहा है तो $150 का कर रहा है, और जब वो एक्सपोर्ट कर रहा है तो $100 का कर रहा है। इसका मतलब $50 एक्स्ट्रा इंडिया को भी चाहिए ना, क्योंकि हमने बेचा, जब तो हमने $100 में बेचा। अब हम जब खरीद रहे हैं कोई चीज तो $150 में खरीद रहे हैं, मतलब हमको $50 एक्स्ट्रा चाहिए। और वो $50 एक्स्ट्रा ये शो कर रहा है कि हमारा जो CAD है, करेंट अकाउंट डेफिसिट, मतलब कि हमारा BOP में प्रॉब्लम है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम है। तो अब ये जो $50 है, क्वेश्चन ये आता है कि अब ये $50 हम लाएंगे कहाँ से? हमको देना तो है, हम सामान खरीद रहे हैं तो हमको तो पैसे देना है। तो दो तरीके होंगे इस $50 को मेंटेन करने के लिए, लाने के लिए। पहला होगा आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट करो ज्यादा से ज्यादा, तो इंडिया में पैसा आएगा डॉलर के फॉर्म में, है ना, मतलब कि आप FDI करो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करो, या फिर आप FPI करो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी करो, जो करना है आपको। लेकिन शॉर्ट टर्म में यही होगा कि वॉलेटाइलनेस दिखेगी आपको, करेंसी वीकनेस की वजह से वो इन्फ्लुएंस होगा और कहीं ना कहीं आउटफ्लो होगा पैसे का। और GDP के अच्छे होने की वजह से कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टर्स FDI में अपना पैसा लगा रहे होते हैं। अब GDI पे GDP के कॉन्सेप्ट को भी हम अभी समझेंगे, ठीक है। तो हम अभी ये देख रहे हैं कि ये जो $50 है, ये $50 हम लाएंगे कैसे? तो वही मैं आपको समझा रही हूँ। या तो पहले आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनवाइट करो, या तो आप लोन ले लो वर्ल्ड बैंक से कि आपको डॉलर मिल जाए, है ना। और या तो आप लोन लोगे, या तो आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टर्स को इनवाइट करोगे, इसके थ्रू आपके पास पैसे आएंगे, और तब जाके आप वो ₹50 का जो आपको कर्जा था $50 का, वो आप देकर उसे सॉल्व कर पाओगे। लेकिन आपके ऊपर में भार पड़ रहा है ना डॉलर का, क्योंकि आप ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो हमारी हम भी वही वही सिनेरियो, ये इंडिया का ही सिनेरियो कि जो हम अब अभी हम कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, और इस तरह से या तो लोन लेकर इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड बैंक से, या तो IMF से डॉलर हम ला रहे हैं अपने देश में, या तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं, और हमारा इंपोर्ट का जो ग्राफ है वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम अब क्या करेंगे, हम इस चीज को जस्ट समझेंगे कि FDI और FII। FDI हम समझ चुके हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि किस तरह से फैक्ट्री या बिजनेस के थ्रू फॉरेन इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया में, क्योंकि वो रिलायबल होते हैं। क्यों ये कर रहे होते हैं? वो इंडिया के GDP को देख के कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि उन्होंने सैमसंग का प्लांट लगा दिया, अमेजोन का लगाया, टोयोटा का कार फैक्ट्री यहाँ पर बना दिया, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो करते हैं, जो कि स्टेबल होता है, और ये वो इसलिए करते हैं, ये वो GDP को देख के कर रहे होते हैं, है ना। GDP को देख के कर रहे होते हैं, यहाँ पर करेंसी का कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका ध्यान इंडिया की करेंसी पर होता है, उनका ध्यान GDP पर नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में करते हैं, इसलिए उन वो सारा का सारा प्रॉफिट कमाने के पर्पज से अपना पैसा लगा रहे होते हैं। तो प्रॉफिट कमाने के पर्पज से, इंटरेस्ट कमाने के पर्पज से जब वो लगा रहे होते हैं, तो जब वैल्यू करेंसी की गिरेगी, तो क्यों वो अपना पैसा रखना चाहेंगे इंडियन मार्केट्स में, इंडियन बॉन्ड्स या फिर स्टॉक मार्केट में क्यों लगाएंगे, है ना। अब हम FII को समझते हैं एक बार। FDI FPI को तो हम समझ लिए, FII को हम समझते हैं। FII क्या होता है? FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। जब फॉरेन लोग, सेम ये वही बात है, FII हम कहे या फिर FPI कहे, FPI कहे, ये दोनों एक ही चीज है। FPI या FII, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो शॉर्ट टर्म में शेयर मार्केट्स में अपना पैसे लगाते हैं। जैसे एग्जांपल में आप लोग कि फॉरेन इन्वेस्टर्स रिलायंस के शेयर्स खरीदे, या फिर म्यूचुअल फंड्स या हेड फंड्स में अपना पैसे लगाए, शॉर्ट टर्म्स जो लगाते हैं, उसको हम FII या फिर FPI कहते हैं, ठीक है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ये शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। और ये करेंसी
पर अपना ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में लगाते हैं तो इनके लिए प्रॉफिट ज्यादा मैटर करता है, इंटरेस्ट ज्यादा मैटर करता है। और यदि रुपी गिरेगा, इंडियन रुपी गिरेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये जब अपना पैसा कन्वर्ट करेंगे डॉलर में तो इनको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उस हिसाब से लॉस में ये जाएंगे। दैट इज वाई ये आउटफ्लो कर लेते हैं अपना पैसा। लेकिन एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म में इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, तो ये करेंसी पर अपना फोकस नहीं रखते हैं कि इंडियन करेंसी कैसा है या फिर नहीं है, ये फोकस अपना रखते हैं जीडीपी पर। इंडिया की जीडीपी यदि अच्छी है, यानी कि इंडिया की यदि इकोनॉमी अच्छी है, तो इंडिया रिलायबल है फॉरेनर्स के लिए कि वो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करे। इसलिए हम देखते हैं कि एफडीआई बहुत ही बैलेंस चलती है। जो भी लॉन्ग टर्म में फैक्ट्रीज कंपनीज इन्वेस्टमेंट करे जाते हैं, उसमें फॉरेनर्स को प्रॉब्लम नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म में इंडिया की जीडीपी पर रिलायबल होकर यहाँ इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में जो भी इन्वेस्टमेंट हमें दिखता है एफपीआई या एफआईआई के थ्रू, वो करेंसी पर अपना फोकस पॉइंट रखते हैं कि करेंसी वीक हुई मतलब उनको इंटरेस्ट रेट कम मिलने वाला है, इसलिए वो शिफ्ट कर लेते हैं डॉलर करेंसी में, ठीक है, ताकि उनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल सके। तो आई थिंक मैं आपको बहुत हद तक समझाने की कोशिश कर रही हूँ, एंड आप समझ पा रहे होगे कि कैसे इकोनॉमिक टर्म्स अफेक्ट कर रहा होता है होल इकोनॉमी को, है ना। नाउ आप इस ग्राफ पर आओ। अब ये ग्राफ टैरिफ दिखा रहा है। टैरिफ क्या होता है, पहले आप इस चीज को समझो। ये यूएस का टैरिफ का ग्राफ है। टैरिफ क्या होता है, टैरिफ बेसिकली इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर लगाया गया टैक्स होता है। जो भी हम इंपोर्ट करते हैं या जो भी एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर जो लगाया गया टैक्स होता है, उस टैक्स को टैरिफ कहते हैं। अगर इंडिया किसी कंट्री से एक्सपोर्ट या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है और उस पर टैरिफ लगाता है, तो इंपोर्टेड गुड्स महंगी हो जाती हैं। इससे होता क्या है, लोकल प्रोडक्ट्स को फायदा मिलता है ना, क्योंकि जो गुड्स बाहर से फॉरेन से आई है वो महंगी बिकती है, और जो लोकल गुड्स है वो सस्ती में ही बिकेंगी। तो जो लोकल प्रोडक्ट्स है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, उनको फायदा मिलता है, ताकि देश का सामान देश में कम भाव में बिके। लेकिन जो हम बाहर से ला रहे हैं उसे उस पर हम यदि टैरिफ नहीं लगाएंगे तो वो महंगा कैसे बिकेगा, और जब महंगा नहीं बिकेगा तो वो एफोर्डेबल हो जाएगा, और एफोर्डेबल हो जाएगा तो देश के सामानों को नुकसान होगा ना। तो इस वजह से टैरिफ का कंसेप्ट लगाया जाता है। टैरिफ और टैरिफ, ये जो टर्म है इकोनॉमी का, ये भी आप समझ चुके होंगे कि ये टैक्स होता है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगाया जाता है, और इसलिए लगाया जाता है ताकि विदेशी सामान जो होते हैं उन पर हम टैरिफ लगा के उनको थोड़ा महंगा बना दे, ताकि लोकल गुड्स पर वो इफेक्ट ना पहुंचे, लोकल गुड्स की बिक्री हो जैसे होती है, ठीक है, एज यूजुअल अच्छी तरह से हो, देश का सामान देश में बिकना चाहिए। देन ये रेसिप्रोकल टैरिफ जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब क्या है ना, बहुत ज्यादा खिचपिच हो गया, इसको थोड़ा सा ठीक कर दूं पहले। ये रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब क्या होता है, यूएस ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, जो कि 2025 का ये ग्राफ आपको शो हो रहा है। तो रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब, रेसिप्रोकल मतलब होता है ऑपोजिट, उल्टा, यानी कि जब हम किसी देश पर टैरिफ लगाए तो ऑपोजिट में वो देश भी हम पर टैरिफ लगाएगा। अगर इंडिया दूसरे देश के गुड्स पर टैरिफ लगाता है तो वो देश भी इंडिया के गुड्स पर बराबर का टैरिफ लगाएगा। जैसे कि हम यूएस के गुड्स पर टैरिफ लगाते हैं तो यूएस भी हमारे गुड्स पर टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये बराबर का जो टैक्स लगाने का जो अप्रोच है, टर्म है, इस टर्म को कहते हैं इकोनॉमी में रेसिप्रोकल टैरिफ। तो आपको रेसिप्रोकल टैरिफ समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझो कि इंडिया यूएस से वेट खरीद रहा है, ठीक है। तो यदि हम यूएस से वेट खरीद रहे हैं और उस पर यदि 20% की ड्यूटी लग रही है, यानी कि 20% का यदि टैक्स लग रहा है, तो यदि टैरिफ लग रहा है तो यूएस इंडिया के राइस पर भी सेम, यदि हम ये यूएस से 20% इंडिया यदि यूएस के वेट पर लगा रहा है 20%, तो यूएस भी इंडिया के राइस पर, यदि हम उससे वेट खरीद रहे हैं, तो यदि यूएस हमसे राइस खरीद रहा होगा तो वो भी इंडिया के राइस पर 20% का ड्यूटी लगा देगा, टैक्स लगा देगा। तो ये है रेसिप्रोकल टैरिफ, मतलब हमने जितना टैरिफ लगाया, टैक्स लगाया दूसरे के फॉरेन कंट्रीज के प्रोडक्ट्स पर, उसने भी हमारे प्रोडक्ट्स पर उतना ही लगा दिया। इससे होता क्या है, इससे होता है इंटरनेशनल मार्केट में जो फेयर
ट्रेड मेंटेन रहती है ना। फेयर ट्रेड को मेंटेन करने के लिए ये किया जाता है ताकि ट्रेड फेयर बनी रहे। आपने जितना लगाया, यहाँ पर टीट फॉर टैट नहीं हो रहा है, एक्चुअली में बोला जाए तो वही हो रहा है इंटरनेशनली ट्रेड की दुनिया में भी, कि टीट फॉर टैट हो रहा है। आपने जितना 20% का टैरिफ लगाया, हम भी आपके सामानों पर उतना ही टैरिफ लगा देंगे ताकि हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हानि ना पहुंचे एंड चीजें जो फॉरेन कंट्री से आ रही है वो महंगी बिके। ठीक है। तो टैरिफ लगाने का इफेक्ट क्या होता है? टैरिफ लगाने का इफेक्ट ये होता है कि फॉरेन प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं, लोकल प्रोडक्ट्स को खतरा इससे कम होता है, गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में पैसा मिल रहा होता है ना। और ये जो पैसा मिलता है ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू में जाता है। इससे दूसरे देश के इंपोर्ट कम होने से डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को फायदा मिलता है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को तो फायदा मिलेगा इससे। तो आपको आई थिंक इसमें टैरिफ का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। डोमेस्टिक टैरिफ या रेसिप्रोकल टैरिफ जो ट्रम्प थ्रेटेंड एडिशनल टैरिफ ऑन इंडिया, तो यही होता है कि जब हम लगाएंगे उस पर यूएस पर टैरिफ, तो यूएस भी हम पर रेसिप्रोकल टैरिफ का वार करेगा। एंड जस्ट यही सिनेरियो कुछ टाइम से जस्ट हमें देखने को मिल रही है, और अखबारों में जस्ट ये आर्टिकल आती है कि यूएस ने टैरिफ लगा दिया। तो क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हमने जितना का टैरिफ लगाया अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को सेव करने के लिए, यूएस भी उसी रेट पर टैरिफ लगाता है। तो रूपी एट रिकॉर्ड लो डेजेस आफ्टर 50% टैरिफ इम्प्लीमेंटेड। तो सेम इम्प्लीमेंटेशन टैरिफ का जस्ट ये खेल होता है। ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, कि हमने ये तो देख लिया कि इंडियन रूपी जो है, राइट, इंडियन रूपी जो है वो किस तरह से वीकनेस जोन पर जा रहा है, ये चीज तो हमने जस्ट देख लिया। इस चीज को तो हमने समझ लिया कि किस तरह से इंडियन रूपी जो है वो वीक होती जा रही है। उसका कारण भी हमने देख लिया, पोर्टफोलियो किस तरह से फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं क्योंकि यूएस डॉलर में उनको अभी ज्यादा इंटरेस्ट रेट दिख रहा है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी दिख रही है। ठीक है। तो करेंसी वीकनेस एक प्रॉब्लम है ना, इंडिया की करेंसी वीक हो रही है। दूसरा, यूएस डॉलर का वैल्यूएशन बढ़ रहा है, रेट्स हाई हो रही हैं, और ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो कि बनी हुई ही है। ये सब कुछ मेजर रीजन है जिस वजह से एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट, या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो कि शॉर्ट टर्म वाले होते हैं, उनका आउटफ्लो बहुत तेजी से इमर्जिंग मार्केट से बाहर की ओर हो रहा है। तो हमने बहुत सारी चीजों को कवर करा। आई थिंक अब आपको चीजें कुछ जो इकोनॉमी के बैकग्राउंड से नहीं भी आते हैं, जैसे कि मैं नहीं आती हूँ, मैंने इतना समझ के आप तक समझाने की कोशिश करी। तो आई थिंक सो अब आपको भी बहुत सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि मार्केट में क्या चल रहा है। एट्रोसिटीज जो पैदा होती हैं, स्टैंडर्ड लिविंग लाइफ नहीं मिल पाता है, पोवर्टी, क्राइम जो स्टार्ट होती हैं, वो कैसे इकोनॉमी से रिलेटेड है ना। इन्फ्लेशन बढ़ना, अभी आप देखो ना कि किस तरह से करेंसी का जो पोजीशनिंग है इंटरनेशनल लेवल पर वो इतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, इसलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में वॉलेटाइलनेस दिख रहा है, शेयर मार्केट हिली हुई है ना। एंड दूसरी ओर जीडीपी, तो जीडीपी हमारी स्मूथ है, जीडीपी को हम बहुत अच्छी तरह से भी आगे कवर करेंगे, जिस वजह से एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह दिखाई दे रही है हमको। एंड इन्फ्लेशन अभी तो फिलहाल ठीक ठाक है हमारी कंट्री का, लेकिन जब बीच में ग्लोबल अनसर्टेनिटी आती है या फिर स्पाइक होता है इंटरेस्ट रेट में, उस टाइम में हम देखते हैं जब इन्फ्लेशन के बढ़ने से कंजप्शन रेट हाई, परचेजिंग पावर इंडिया का गिरता है, जैसे अभी चल रहा है। सीएडी हमारा जो है करंट अकाउंट डेफिसिट है ना, हमारी परचेजिंग पावर कम है। दैट इज वाई हम ज़्यादा से ज़्यादा इनवाइट कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि वो हमारी कंट्री में आए अपना पैसा लेकर, अपना फॉरेक्स लेकर, ताकि हम जो हमारी परचेजिंग पावर ज़्यादा बढ़ सके और हम ज़्यादा इंपोर्ट मतलब चीजें खरीद सके, है ना। तो इंपोर्ट वैसे ही हम बढ़ा के रखे हैं अपना, तो इंपोर्ट हमारा वैसे ही बढ़ा हुआ है, इंपोर्ट्स बढ़ा हुआ है, हमारी परचेजिंग पावर इफेक्ट हो रही है। तो अब ये सारे लिंक्स को इंटरकनेक्टेड वे में समझो यहाँ पर, है ना। नाउ नाउ मूव टू नेक्स्ट वन इज, तो अब हम आगे
जस्ट ये समझेंगे कि तो अब आप अपना ध्यान इस ग्राफ की ओर दो। इस ग्राफ में आपको शो हो रहा है कि किस तरह से हमारा जो इम्पोर्ट है वो जस्ट ऑयल में, पेट्रोलियम्स में, है ना, ऑयल या पेट्रोलियम्स में हम किस तरह से हैवीली इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा ये जो नीचे आपको दिख रहा है, ये ग्राफ हमारे इंपोर्ट को शो कर रहा है, और ये हमारे एक्सपोर्ट को शो कर रहा है कि हम किन किन चीज़ों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा इंपोर्ट का जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा हैवी दिख रहा है ना, एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में, इसलिए ये इम्बैलेंस शो कर रहा है। ये कैड यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट को दिखा रहा है। अब आप ये जानो कि इंडिया पैसा बाहर क्यों भेज रहा है। इतना जो हम बाहर भेज रहा है, इसका मतलब किस फॉर्म में बाहर भेज रहा है। एक तो हम एक्सपोर्ट, एक तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट से हमारा पैसा बाहर जा रहा है। हमारा पैसा बाहर जा रहा है मतलब डॉलर के फॉर्मेट में, इंटरनेशनल ट्रेड जो होती है वो डॉलर में होती है, तो हमारा फॉरेक्स जो है वो बाहर जा रही है ना। तो एक तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उससे बाहर जा रहा है। दूसरा, एफडीआई कंपनीज का प्रॉफिट। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना, ये हम समझ चुके हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है कंपनीज के थ्रू। तो वो कंपनीज अपना पैसा जो भी लगाती हैं इंडियन कंपनीज में, वो अपना पैसा एज अ डिविडेंड, एज अ प्रॉफिट निकाल के अपने कंट्री ले जाती है। इस तरह से भी जो फॉरेक्स मनी है वो बाहर जा रहा होता है। प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो अपने देश ले जाती है। तो इस तरह से भी एक तो इंपोर्ट से जा रहा है, एक एफडीआई के थ्रू भी पैसा आ तो रहा है। इन्वेस्टमेंट तो वो करते हैं, लेकिन वो जब जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा लगाया है इंडियन मार्केट्स में, तो वो जब वो उनको एक हिस्सा, एक डिविडेंड, एक प्रॉफिट तो मिलेगा, और उस पैसे को वो लेके जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरह से भी डॉलर यानी कि फॉरेक्स हमारी कंट्री से बाहर की ओर जा रहा होता है। ये प्राइमरी इनकम आउटफ्लो है। ये जो आप प्राइमरी इनकम आउटफ्लो यहाँ पर देख रहे हो ना, ये प्राइमरी इनकम आउटफ्लो के थ्रू पैसा जा रहा है ना। एक तो एक्सपोर्ट के थ्रू गया, दूसरा एफडीआई में जो डिविडेंड या जो प्रॉफिट है उसके थ्रू भी पैसा बाहर गया, मतलब कि फॉरेक्स हमारा बाहर गया। इंटरेस्ट पेमेंट, इंडिया से बाहर से लोन जब हम लेते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, या फिर जब हमें पैसे की जरूरत होती है, उस टाइम में भी हमारा पैसा यानी कि डॉलर, फॉरेक्स मनी बाहर गया। ठीक है, इसका मतलब है कि इंडिया फॉरेन इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट, इंटरेस्ट या डिविडेंड के फॉर्म में बहुत ज्यादा पैसा दे रहा होता है। एक तो हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं तब पैसा दे रहे होते हैं, एक हम जब एफडीआई को इनवाइट करते हैं, वो जब यहाँ पर हमारे आकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमको जब उनको प्रॉफिट का हिस्सा या डिविडेंड में हिस्सा देना रहता है, तो भी फॉरेक्स का एक बहुत लास्ट मनी जो है, अमाउंट है, वो एक्सपोर्ट, सॉरी, वो आउटफ्लो हो रहा होता है ना। तो ये ग्राफ यही शो कर रही है कि हमारा पल्ला इंपोर्ट के मामले में कितना भारी है। एक तो इंपोर्ट के थ्रू हम फॉरेक्स मनी को कम कर रहे हैं, दूसरा एफडीआई के थ्रू भी हमारा जो एक लार्ज हिस्सा उनको जाता है इंटरेस्ट के फॉर्म में, प्रॉफिट के फॉर्म में, वो भी कहीं ना कहीं हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को इम्बैलेंस उसमें क्रिएट कर रहा है। ठीक है ना। मूव टू दिस वन इज, इसमें जो आप लेफ्ट साइड और राइट साइड में ये देख रहे हो, इसमें आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ये जस्ट है। एंड इसमें आप ये देख रहे हो इन ग्राफ्स या बार्स में, इन सारे पिक्स में, कि इंपोर्ट जो है वो हमारा 235 बिलियन डॉलर्स है, एंड एक्सपोर्ट जो है हमारा ये 142 बिलियन डॉलर्स है। इसका मतलब आप देखो कि एक्सपोर्ट के कंपैरेटिवली हमारा इंपोर्ट कितना ज़्यादा है ना। एंड ज़्यादातर जो हमारा इंपोर्ट है वो पेट्रोलियम में, गोल्ड में, जो हम ज़्यादातर कर रहे हैं वो हम पेट्रोलियम्स में, गोल्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मशीनरी में, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये सारा इन सारे में हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना। और किन किन कंट्रीज से कर रहे हैं, कौन कौन कंट्री बहुत ज़्यादा कर रहा है, कितना कितना कर रहा है, वो भी आपको इस ग्राफ में दिख रहा है ना। एंड इधर है आपका एक्सपोर्ट। इस एक्सपोर्ट में आप देखो कि इंडिया जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम्स, जेली, फार्मा और गारमेंट्स जैसे
प्रोडक्ट्स में एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली ये लो है, जिस वजह से सीएडी फिर से वही इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है और ज़्यादा हैवीनेस जो है वो हमको इम्पोर्ट की ओर दिख रहा है। मतलब प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारा एक्सपोर्ट कम क्यों है, प्रॉब्लम ये है कि हमारा इंपोर्ट इतना ज़्यादा ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, हम इतना ज़्यादा क्यों एक्सपोर्ट पर डिपेंड हो रहे हैं, हम अपने डेफिसिट को इतना इम्बैलेंसली क्यों क्रिएट कर रहे हैं, करेंसी का वैल्यू इतना ज़्यादा क्यों गिरा रहे हैं, है ना। बात यहाँ पर ये क्रिएट हो रहा है, हम बैलेंस को अप्रोच क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम बैलेंस करेंसी को बैलेंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं। नाउ मूव टू दिस वन इज करंट अकाउंट डेफिसिट। जो हमने समझा, इसमें जो आपको रेड बार दिख रही है ना यहाँ पर, ये जो रेड ग्राफ, इस ग्राफ में जो रेड लाइन दिख रही है, ग्राफ जो ऊपर जा रही है, और ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, रेड लाइन का मतलब यहाँ पर है इम्पोर्ट एंड ब्लू लाइन का मतलब यहाँ पर है एक्सपोर्ट। और 2020 के टाइम में आप देख रहे हो कि दोनों ही नीचे जा रहा है, इसका मतलब कोविड का टाइम है ये, और इस टाइम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही इफेक्ट हो चुका था, है ना। और उसके बाद से जो ग्राफ स्टार्ट हुआ है, आप देखो इम्पोर्ट कितनी हैप्पीली ये बढ़ा है ना। 2025 तक का ये दिखा रहा है सेप का इंडियन ट्रेड डेफिसिट। तो आप जस्ट ग्राफ देखो कितनी तेजली इंपोर्ट बढ़ा है, एक्सपोर्ट कितनी तेजली उसके कंपैरेटिवली बहुत लो है। और अक्टूबर 2025 तक ये ग्राफ में आप देख रहे हो कि इंपोर्ट जो है वो हमारा वो $76.1 तक रहा है, एंड जो हमारा एक्सपोर्ट है वो $34.4 रहा है। मतलब आप देखो कि हमारा इंपोर्ट कितना ज्यादा है। और इस स्पाइक का मेन वजह गोल्ड और ऑयल इंपोर्ट एक्चुअली दिख रहा है हमको, है ना, कि हम गोल्ड और ऑयल्स को इतना ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि हम जो भी एफपीआई में या फिर एफडीआई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हम डॉलर को फॉरेक्स मनी को बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब प्रॉफिट के रूप में, डिविडेंड के रूप में वो पैसा जब बाहर जाता है, या फिर जब हम इंपोर्ट, एक तो इस तरह से पैसा बाहर जा ही रहा है फॉरेक्स मनी, साथ ही इंपोर्ट्स हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से भी डॉलर बहुत ज्यादा, डॉलर का फॉरेन फॉरेन रिजर्व का एक्सपोर्ट हो रहा है कॉन्टिन्यूअसली, राइट। तो इंडिया को कहीं ना कहीं इस डेफिसिट को बैलेंस करने पर अब जोर देना चाहिए, क्योंकि ये ग्लोबल इश्यूज तो मैटर्स कर ही रहा है, यूएस डॉलर का स्ट्रांग होना, लेकिन हम खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारा वीकर जोन रिफ्लेक्ट कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। अब हम आते हैं हमारे जीडीपी पर। हमने करेंसी वीकनेस की, यूएस डॉलर के स्ट्रांग होने की बहुत सारी बात कर ली, लेकिन हम अब समझते हैं जीडीपी को, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो, जीडीपी एक अलग चीज हो गई एंड करेंसी स्ट्रेंथनिंग एक अलग चीज हो गई। करेंसी स्ट्रेंथ नहीं होगी, करेंसी यदि विक होगी, जैसे इंडियन रुपी अभी विक जोन में चल रही है, जैसे कि आपने आर्टिकल्स में देखा, अंडर परफॉर्मेंस द हिंदू के आर्टिकल्स में जस्ट मेंशन था, है ना। तो करेंसी का स्ट्रेंथ या फिर ग्लोबल पोजीशन एक अलग चीज होती है एंड जीडीपी अलग चीज होती है। जीडीपी का हवाला देते हुए गवर्नमेंट कहती है कि हमारी इकोनॉमी बहुत ही स्मूथ चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरा फैक्टर वो हाइड कर रही होती है कि जो और शॉकिंग बात आप ये जानो कि इंडियन रुपी जो है उसकी वैल्यू इतनी गिर गई है कि वो एशिया की सबसे विकेस्ट करेंसी बन गई है ना। एशियन यानी कि एशिया की सबसे विकेस्ट करेंसी बन चुकी है रुपी। क्यों? फैक्टर्स देखो ना, जो भी मैंने आपको गिनवाए, जो भी मैंने आपको बताए, क्यों ऐसा हो रहा है। सबसे बड़ा कारण बीओपी, सीएडी, है ना, आउटफ्लो इतना ज्यादा बढ़ रहा है, वॉलेटाइलनेस तो आप देख ही रहे हो, और वीकनेस आ रहा है, और जिसकी वजह से एफपीआई या फिर एफआईआई हम देख रहे हैं कि क्यों वो अपना पैसा आउटफ्लो करके स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट की ओर, जैसे कि यूएस डॉलर की ओर लगा रहे हैं। तो ये इम्पैक्ट पड़ता है, ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हम देख रहे हैं ना, ये करेंसी पर इसका इन्फ्लुएंस पड़ता है। यदि करेंसी वीक है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा का वॉलेटाइलनेस शेयर मार्केट्स में, बॉन्ड्स में दिखाएंगे ही, फ्लक्चुएशन दिखेगा हमें मार्केट्स में, है ना। लेकिन जीडीपी हमारी कंट्री का स्मूथ है, इसलिए है क्योंकि हम देखते हैं कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पर, और साथ ही
हमारी जो इकोनॉमी है या हमारा जो पॉपुलेशन है वो हमारी इकोनॉमी को कभी भी कोलैप्स करने नहीं देगा। चलो इस चीज को हम थोड़ा सा और ब्रीफली समझते हैं, ठीक है। जीडीपी को हम थोड़ा और ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हमारी जो डेमोग्राफी है ना, यानी कि हमारा जब हम जीडीपी की जब हम बात करते हैं, मैंने आपको अभी बताया कि जीडीपी अलग होती है और करेंसी स्ट्रेंथ एकदम ही अलग चीज है। आप दोनों को सेपरेटली समझोगे तो आप समझ पाओगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। प्रॉब्लम है ये नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी वीक हो रही है, ऐसा बात नहीं है। इंडियन इकोनॉमी यानी कि जीडीपी ठीक ठाक है, चल रही है हमारी, बट हमारी जो मेन इशू चल रही है वो करेंसी है। हमारी करेंसी वीक जोन पर जा रही है और इसे हमें मेंटेन करने की जरूरत है, और ये मेंटेन होगा हमारा इम्बैलेंस को रोकने से, यानी कि इंपोर्ट पर बैलेंस को क्रिएट करने पर, ठीक है। नाउ ये समझो कि हमारी जो डेमोग्राफिक एडवांटेज है ना, हमारे देश का जो पॉपुलेशन है या फिर पॉलिसी रिफॉर्म्स जो भी टाइम टाइम पर लाया जाता है, या एक्सपेंडिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है, ये सारी इंडिया को कभी भी एकदम से कोलैप्स पर नहीं ले जाएगी। मतलब हमारा जीडीपी एकदम से कोलैप्स नहीं करेगा। डेमोग्राफिक एडवांटेज इंडिया को क्या फायदा देता है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यानी कि यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है, मतलब कि वर्कर्स ज्यादा है, कंजप्शन ज्यादा होगा। इससे होता क्या है, इससे प्रोडक्शन बना रहेगा, है ना, प्रोडक्शन बना रहेगा, कंजप्शन की डिमांड भी बनी रहेगी, और जीडीपी जो है वो लॉन्ग टर्म तक अच्छे से चलेगी, ठीक है। तो जब प्रोडक्शन और कंजप्शन का साइकिल चलता रहेगा तो आप देखो ना, जीडीपी का कोलैप्स होना बहुत ज्यादा इजी नहीं होगा, है ना। जीडीपी अचानक से कोलैप्स नहीं कर पाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट कर रहा है, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन उसको सपोर्ट कर रहा है। दूसरा, पॉलिसी रिफॉर्म्स, इंडिया को इससे कैसे फायदा मिलेगा पॉलिसी रिफॉर्म से। तो रिफॉर्म्स मतलब कि जीएसटी में हम देखते हैं टाइम टू टाइम, जैसे जीएसटी अमेंडमेंट बिल्स भी लाया गया है ना, 2000 जस्ट 101 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, है ना। तो 101 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जीएसटी बिल इंट्रोड्यूस किए गए हैं। देन इंसॉल्वेंसी कोड, पीआईएल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सारी जो पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, इससे होता क्या है ना कि बिजनेस को करना इंडिया में इजी होता है। बिजनेस के रूल्स थोड़े इजी बनाए जाते हैं ताकि बिजनेस करना अफोर्डेबल हो, एंड इन्वेस्टमेंट का रिस्क थोड़ा कम होता है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। जैसे फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि इंडिया एक स्टेबल मार्केट है उनके लिए, और वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं, तो उनको श्योरिटी हमारा मार्केट जीडीपी के टर्म में उन्हें प्रोवाइड तो करता है, ठीक है। क्योंकि रिफॉर्म्स उनके फेवर में होना, पॉपुलेशन का ज़्यादा होना, कंजप्शन और प्रोडक्शन रेट का जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहना, इसके साथ ही साथ एक्सपेंडिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ये जो टर्म था, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इंडिया को कैसे इस चीज से फायदा मिले कि जैसे फैक्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज एक्सपेंड होती है, तो इसका रिजल्ट होता है कि प्रोडक्शन इससे बढ़ता है। फैक्ट्री बढ़ेंगी तो जैसे ही फैक्ट्रीज बढ़ेंगी या मैन्युफैक्चर बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ज़्यादा एक्सपोर्ट पॉसिबल होगा, है ना। हम जितना ज़्यादा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ब्रांचेस लगाएंगे, प्रोडक्शन ब्रांचेस लगाएंगे, उससे क्या होगा कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। तो प्रॉब्लम यही हो रहा है कि हमारे एक्सपोर्ट ही तो नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे इंपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, और जब तक हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा तब तक सीएडी बैलेंस कैसे होगा। तो एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं बढ़ेगा हमारे प्रोडक्शन की वजह से। यहाँ पर जब हम प्रोडक्शन लगाएंगे, इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम होगा, और जीडीपी बेसिकली जीडीपी में यही तो चीज़ हो रहा है कि जो इनर ग्रोथ है कंट्री की वो तो ठीक ठाक है, हमारी इनर ग्रोथ जो है वो ठीक ठाक है, सब कुछ अच्छे से रिवॉल्व कर रही है, डेमोग्राफी सही है, पॉपुलेशन सही है, रिफॉर्म्स कंटिन्यूसली टाइम पे चल रहे हैं, एंड प्रोडक्शन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन ये जो स्ट्रेंथ है ना, जीडीपी में जो स्ट्रेंथ हमें दिख रही है, ये आउटर लेवल पर इसे रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है हमारा हमारा करेंसी। क्यों? क्योंकि जब जीडीपी मतलब जब इनर स्ट्रेंथ हमारा स्ट्रांग है, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए भी तो एक स्ट्रांग सा पिल्ला चाहिए ना, और वो पिल्ला है हमारा, वो चीज है, वो
रिफ्लेक्ट जो होती है वो करेंसी से होती है किसी भी देश की, लेकिन हमारी करेंसी ही जब वीक है तो फिर हमारा इनर स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट वो कैसे करेगा, और जब रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है इसका मतलब फॉरेनर्स के माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज है कि जब बीओपी इम्बैलेंस है, सीएडी इम्बैलेंस है, तो हम अपना पैसा लॉन्ग टर्म में इमर्जिंग मार्केट में कैसे बिलीव करके लगा सकते हैं। दैट इज वाई ये फ्लक्चुएशन जो आपको दिख रहा है, आर्टिकल्स दिख रही हैं, एफपीआई का आउटफ्लो दिख रहा है हर सेक्टर में, ग्राफ्स के थ्रू जो आपने इतनी सारी चीजें समझी कि क्यों इतना पैसा लगातार बाहर वॉलेटाइलनेस दिख रहे हैं, आउटफ्लो हो रहा है। जस्ट यही बात है कि जीडीपी जो है वो तो चल ही रही है, बट बात और मेन जो प्रॉब्लम है वो करेंसी को स्ट्रेंथनिंग करने की है। जब तक हम करेंसी पर फोकस नहीं करेंगे, अपने एक्सपोर्ट को एज कंपेयर टू इम्पोर्ट बढ़ाएंगे नहीं, एंड इम्पोर्ट को बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो आउटर फिगर है वो मेंटेन नहीं होगा। ठीक है, नाउ कम टू दिस वन इज, ये यूएस फेडरल रिजर्व का एक चार्ट आपको दिख रहा है ग्राफ, जिसमें कि इंटरेस्ट रेट जो दिख रहा है वो ब्लैक लाइन यहाँ पर आप जो देख पा रहे हो ये यूएस फेड टारगेट रेट्स है, एंड ब्लू लाइन आपको मार्केट का 1-2 साल का एक्सपेक्टेड रेट शो कर रहा है। 2020 के टाइम में कोलैप्स तो दिख ही रहा है, ये तो आपको पता ही है ना। उसके बाद ये दिख रहा है कि किस तरह से इमर्जिंग मार्केट से एकदम से पैसे निकाले जा रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के थ्रू, एंड सारे पैसे यूएस रेट मार्केट्स में लगाया जा रहा है, क्योंकि उनको डॉलर में जो फॉरेनर्स हैं उनको डॉलर में इंटरेस्ट रेट हाई मिलेगा। दैट इज वाई, तो ये 1-2 सालों का एक्सपेक्ट जस्ट प्रिडिक्शन है कि क्यों वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। 2020 में कॉलेप्स तो था, ये तो पता ही है, लेकिन उसके बाद या उसके पहले ये आप ग्राफ देखो, ये जो ऊपर नीचे का आपका ग्राफ दिख रहा है, ये यूएस के मार्केट में यूएस डॉलर में बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको वहीं पर सेफ जोन दिखाई दे रहा है। यही बात है, वॉलेटाइलनेस फ्लूइडिटी जो है वो बहुत ज्यादा यूएस के मार्केट में, यूएस के बैंक रिजर्व में दिख रही है, क्योंकि उनको सेफ जोन दिख रहा है। डॉलर का जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई जा रहा है, करेंसी स्ट्रांग है, बट इंडियन रुपी का ये सारे मायने में कुछ नहीं है। तो देखो प्रॉब्लम कहाँ है, ये देखो ना, जीडीपी का हवाला दे के हम करेंसी को नहीं छिपा सकते हैं। और बेसिकली जो जानने वाली बात है वो ये है कि एशिया की सबसे वीकेस्ट करेंसी बन चुकी है हमारी रुपी। तो रुपी के स्ट्रांगनेस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तब एफडीआई में जो हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है या एफपीआई में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उससे हमारी फॉरेन रिजर्व जो है वो बढ़ेंगे, और जब फॉरेन रिजर्व बढ़ेंगे तो बीओपी मेंटेन होगा, सीएडी का बैलेंस शीट मेंटेन होगा, एंड हम एक स्ट्रॉन्ग करेंसी के रूप में, इंडियन करेंसी यानी कि रूपी एक स्ट्रॉन्ग करेंसी के रूप में उभरेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के करेंसी को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, है ना। अ, तो आई होप सो कि आपको बोरिंग नहीं लग रहा होगा इतने सारे चार्ट्स के थ्रू। देखो मैंने चार्ट या ग्राफ इसलिए यूज करा है ना, ताकि एक अच्छी सी जो कंसेप्ट है, डीप नॉलेज है, वो मैं आप तक शेयर कर सकूं, आपको बता सकूं। दैट इज वाई मैंने इसे चार्ट्स यूज करे हैं या ग्राफ यूज करे हैं। अब ये देखो, अब ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी का एक ग्राफ यहाँ पर दिख रहा है, जो कि अनसर्टेनिटी इंडेक्स को दिखा रहा है। जब जब बड़ा शॉक आता है ना मार्केट में, तो मैं बहुत सारे फ्लक्चुएशन इंटरनेशनल दिखता है। क्या दिखता है यहाँ पे देखो, 1998 के टाइम में, 1998 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया, ठीक है। 2001 में डॉट कॉम बबल्स आया, 2008 में आप ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को देख सकते हो, 2016 में ट्रम्प इलेक्टेड हुए एज अ प्रेसिडेंट। 20 में तो पता ही है कि पूरा वर्ल्ड, पूरा ग्लोब कोरोना पेंडेमिक से परेशान था। एंड 2025 में आप ट्रम्प के टैरिफ्स देख सकते हो, ठीक है। इससे पूरा जस्ट जो इकोनॉमी है वो अनसर्टेनिटी से भरी हुई है। तो जो भी पॉलिसीज या फिर रिफॉर्म्स या फिर शॉक्स हम इंटरनेशनली देखते हैं ना, वो सारी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही होती है कैपिटल इनफ्लो को, क्योंकि कैपिटल जो है वो इनफ्लो होगा या कैपिटल अभी मार्केट से आउटफ्लो होगा, जिसका मतलब है कि इंडिया, इसका मतलब इसका इम्पैक्ट सीधा सा है कि इंडिया कैसे कंट्रीज पर जस्ट फॉरेन
फॉरेनर्स जो है वो एफपीआई से अब इंपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे, मार्केट वॉलेटाइल रहेगा या फिर क्या होगा, अभी होगा क्या, ये सारे जो भी रिफॉर्म्स या फिर जो भी हम इवेंट्स देखते हैं ना इंटरनेशनल लेवल पर, ये सारी कहीं ना कहीं हमारी करेंसी पर इम्पैक्ट डालती है, मार्केट वॉलेटाइल बनाती है, रुपया पर प्रेशर बनाएगी। एंड ये सारी कुछ रीजन है जो कि इंडिया के रुपी को वीक जोन पर ले जाएगी। तो ग्लोबल पॉलिसीज भी मैटर करती हैं कि करेंसी स्ट्रेंथनिंग को मेंटेन करने में, है ना। नाउ तो इस ग्राफ से हमने यही समझा कि जो पॉलिसीज होती है वो किस तरह से डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही होती है इकोनॉमी को या फिर करेंसी को, ठीक है। नाउ इस ग्राफ में इनफ्लो आउटफ्लो का ये एक ग्राफ है, रेड लाइन जो आपको दिख रही है, ये रेड लाइंस आपको आउटफ्लो शो कर रही है एंड ब्लू लाइंस आपको इनफ्लो शो कर रही है। तो वही है कि किस तरह से फॉरेनर्स इनफ्लो और आउटफ्लो वॉलेटाइलनेस को देखते हुए टाइम टू टाइम कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए शॉर्ट इन्वेस्टमेंट होता है बॉन्ड्स या शेयर मार्केट्स में, तो वो अपना पैसा सेफ और सिक्योर ही रखना चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहता कि उनका पैसा फंसे, राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन इज, इसमें आप देखो ये जीडीपी का एक ग्राफ है जिसमें कि ये दिख रहा है कि हम 2020 में जीडीपी नेगेटिव था, -5.7% के लगभग, है ना 2020 में। क्यों? क्योंकि कोरोना पैंडेमिक का टाइम था ना। 2021 और 2021 एंड 2022 में स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखा हमको, 9 से 10% के लगभग में, है ना, जीडीपी गया। एंड उसके बाद जो हम एक देख रहे हैं वो कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, 6 और 6.5% की जीडीपी हम देख रहे हैं। तो ये जीडीपी से यही रिफ्लेक्ट हो रहा है इस ग्राफ पे कि जीडीपी तो ठीक है, ग्रेजुअली मेंटेन होके चल रहा है, लेकिन इशू जो है वो करेंसी का है, करेंसी स्ट्रेंथनिंग की प्रॉब्लम है, जिस वजह से आउटफ्लोज हो रहे हैं एंड आउटफ्लोज लीड टू वीक करेंसी, इसलिए इंडिया की करेंसी वीक हो रही है, राइट। तो यही माजरा है कि जीडीपी की रीडिंग या फिर जो ग्राफ्स या एनालिसिस है वो तो सही दिखा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम इंडियन करेंसी में। नाउ ये तो हम बात कर ही चुके हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया का रेलवे, इंडिया का मास ट्रांसपोर्ट, इंडिया का डोमेस्टिक डिमांड या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो कि रेलवे जैसे सिस्टम लाइफलाइन इंडिया में लोगों को जॉब्स क्रिएट करती हैं, लॉजिस्टिक बैकग्राउंड जैसे कि कोल हो गया, उसके बाद हमारे रेलवे रूट्स हो गए, स्टील हो गए, फूड ग्रेन्स हो गए, ये कैसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को क्रिएट कर रही है इंडिया की, है ना। तो इकोनॉमी तो हमारी कोलैप्स नहीं हो सकती है, और ना तो हुई है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन उसको होने नहीं देगा। हमारा जो रूट्स है, बैकबोन है, हमारी जो रेलवे लाइंस है या लॉजिस्टिक ट्रांजैक्शन है या बैकबोन है, या गवर्नमेंट के जो भी इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम प्रोजेक्ट्स की बात कर ले, जैसे न्यू लाइंस का फॉर्मेशन हो, वंदे भारत हो या फिर कॉरिडोर्स का निर्माण हो, ये इकोनॉमी को बूस्ट या फिर ग्रोथ ही कर रही है। तो इकोनॉमी में कोई दिक्कत नहीं है, जीडीपी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जीडीपी में कोई दिक्कत नहीं है, जीडीपी अचानक से कोलैप्स नहीं कर सकती इंडिया की, जो कि पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन उसे होने नहीं देगी। प्रोडक्शन का साइकिल और कंजप्शन का साइकिल और हमारी जो ट्रांसपोर्ट है या फिर जो हमारा रेलवे है जो कि इतना जॉब क्रिएट कर रहा है, ये कभी भी हमारी इकोनॉमी को कोलैप्स नहीं पड़ने देगी। तो जीडीपी का तो प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पर, है ना, प्रॉब्लम है करेंसी का। तो जो करेंसी का दिक्कत है वो मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमने टर्म्स को समझा, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट या फिर कैट, सीएडी करंट अकाउंट डेफिसिट, एक्सपोर्ट का कम होना एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट, इम्पोर्ट का हैविली होना, और किस तरह से हमें प्रोडक्शन पर ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि हम प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे ना, तो प्रोडक्शन से हम कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट, हमारे इम्पोर्ट को एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, जो हम अभी देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट हमारा नहीं बढ़ पा रहा है या हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम एक्सपोर्ट पर ध्यान दे पाएंगे। और जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा मतलब हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा, एंड फॉरेन रिजर्व जब बढ़ेगा
तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथनिंग आएगी इंडियन रुपी की, होगी, और इंडियन रुपी स्ट्रेंथ होगा तो हमारा जो इनर ग्रोथ है जीडीपी की, तो जीडीपी का जो इनर ग्रोथ है कंट्री में, वो ग्रोथ कहीं ना कहीं आउटर कंट्री में, फॉरेन कंट्री में वो ग्रोथ रिफ्लेक्ट होगा। किस हिसाब से? करेंसी के हिसाब से। तो यही इंडियन की इनर ग्रोथ जो है हमारी जीडीपी की, वो रिफ्लेक्ट करने का जो काम है वो करेंसी करती है, और जब तक करेंसी स्ट्रेंथनिंग नहीं होगी तब तक ये रिफ्लेक्ट होगा नहीं। इसलिए करेंसी को स्ट्रेंथ करने के लिए जो स्टेप्स है, प्रोडक्शन करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, फिर करेंसी का स्ट्रेंथ, हमारी जो इंडियन रुपी है उसका वैल्यूएशन बढ़ाना, और जब वैल्यू बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर इंडिया में जो जीडीपी बढ़ रहा है या घट रहा है, इसका वैल्यूएशन इंटरनेशनल लेवल पर हो पाएगा। ठीक है, तो यही चीज है। नाउ अब हम मूव टू नेक्स्ट करते हैं कि इस ग्राफ में आप देखो कि आईआईपी मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आप ये ग्राफ देखो, इसमें भी इंप्रूवमेंट दिख रहा है। 1.50% से ये 3.50% बढ़ा है। एंड ये जस्ट आपको दिख रहा है मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में, इसमें भी इंप्रूवमेंट है कि 3.70% से 5.40% इंप्रूवमेंट है। तो इंप्रूवमेंट तो है, मतलब प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज के मोमेंटम में इंप्रूवमेंट है, या ग्रोथ में तो जा रहा है। मतलब हमारे जीडीपी में कोई लोचा नहीं चल रहा है, जीडीपी तो स्मूथली बढ़ रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ तो ठीक जा रहा है। लेकिन ये जो हमारा इनर ग्रोथ है, यही तो बात है कि इनर ग्रोथ का रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है, करेंसी उसको दिखा नहीं पा रही है। तो करेंसी पर सारा का सारा फोकस पॉइंट है कि करेंसी को स्ट्रेंथ करने पर इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है गवर्नमेंट को, है ना। तो गवर्नमेंट को इस चीज पर जस्ट फोकस करने की जरूरत है। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन इज कि अब हम वे फॉरवर्ड देखते हैं। लास्टली हमने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टर्म, बहुत सारे बेसिक फंडामेंटल्स इकोनॉमिक्स के समझे, एट्रोसिटीज कहाँ से पैदा होती हैं, इन चीजों को समझा कि इकोनॉमी को समझना क्यों, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। जब हम एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट इकोनॉमी को पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो हम बेसिकली यही देखते हैं कि सोशल इश्यूज का कनेक्शन किस तरह से इकोनॉमी से है। और जब इकोनॉमी ही स्ट्रांग नहीं रहेगी, जब इकोनॉमी में बेसिक स्ट्रक्चर हिली हुई रहेगी, तो वो कैसे इम्पैक्ट करेगा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को, एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्यों अस्तित्व में तब आएंगे। तो यहाँ पर वे फॉरवर्ड में पहला तो यही कि इंडिया को अपना एक्सटर्नल सेक्टर को स्ट्रांग करना होगा, है ना। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे और एनर्जी इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम करना पड़ेगा। दूसरा, पहला तो हमने यही बात करा कि एक्सटर्नल सेक्टर्स पर हमें अपनी इंपोर्ट्स इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम करना पड़ेगा पहले हमें, है ना। अब यहाँ से हमको करना क्या है, जो प्रॉब्लम्स हमने इतनी बात करी उसमें हमें करना क्या है, इंपोर्ट कम करना होगा, एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स पर हमें अपनी डिपेंडेंसी को ज़्यादा करना पड़ेगा। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स से होगा क्या, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब जैसे गांधी जी की एक आइडियोलॉजी थी ना कि सेल्फ रूल एंड सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ रूल मतलब हर घर में कमाना, और हर घर में यदि लोग हर घर में कमा रहे हैं और हर घर में यदि पैसे का ट्रांजेक्शन हो रहा है, मतलब कि पैसे का इनफ्लो आउटफ्लो, फ्लूइडिटी जो है वो मार्केट में यदि बनी हुई है, तो ये कभी भी कोलैप्स को राइज नहीं करेगा। ये जस्ट करेंसी को भी स्ट्रेंथनिंग करेगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पर कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है। जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पर ध्यान दी जाएगी तो ये कंट्री के जीडीपी को भी स्ट्रेंथ करेगा, और जैसे जीडीपी स्ट्रेंथ होगी तो ये जीडीपी का जो ग्रोथ है ये कहीं ना कहीं करेंसी के स्ट्रेंथनिंग को भी ये और मजबूत करेगा। और जब करेंसी स्ट्रेंथ होगा तो जो भी एफडीआई हो या एफपीआई हो या एफआईआई हो, इन सारे में जो हम इन्वेस्टमेंट देखते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, तो वॉलेटिलिटी स्टेबल होगा। एंड ये चीज़ बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि इंटरनेशनली एंड अनसर्टेनिटी सिर्फ इंडिया के लेवल पर नहीं, वो तो ग्लोबल लेवल पर होती है। लेकिन फिर भी हमारी करेंसी का जो वैल्यूएशन है ना वो बढ़ेगा, क्योंकि यदि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पर जोर देंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा, एंड इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं कंजप्शन रेट्स को हाई करेगा। कंजप्शन रेट हाई होगा तो लाइफ स्टाइल लोगों की हाई होगी, एंड जो एट्रोसिटीज है वो कहीं ना कहीं उसका वो जो जन्म लेती है एट्रोसिटीज, पॉवर्टी, क्राइम्स, ये रुकेंगी। और ये रुकेंगी
तो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है ये परफॉर्म अच्छे से कर पाएंगे, मतलब कि इकोनॉमी भी अच्छे से चलेगी एंड उसके साथ ही साथ हमारी पॉलिटी भी अच्छे से स्मूथली चल पाएगी। तो सारा कनेक्शन पॉलिटी का स्टार्ट होता है इकोनॉमी से। इकोनॉमी फेल होगा ना तो पॉलिटी पर इफेक्ट तो आएगा ही। तो इकोनॉमी का स्ट्रेंथ होना, स्ट्रेंथनिंग होना क्यों जरूरी है, आई थिंक अब आप समझ पा रहे होंगे, है ना। नाउ जो तीसरा चीज है वो है स्टेबल कैपिटल फ्लो को अट्रैक्ट करना, यानी कि एफडीआई को, एफडीआई जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको अट्रैक्ट करना एंड साथ ही फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन करना। आरबीआई बहुत सारी टाइम टू टाइम लॉस ऐसे मेंटेन्स के लिए कंट्रोल स्कीम्स लाती हैं ताकि फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन किया जा सके। एंड फॉरेक्स रिजर्व क्यों इतने ज़रूरी है ये आपको समझ में आ चुका होगा कि जब हम एक्सपोर्ट कर रहे, इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो इंपोर्ट के टाइम में हमें डॉलर्स की ज़रूरत पड़ती है। और डॉलर, ये ज़रूरी नहीं है कि हमें डॉलर चाहिए तो हम कहाँ से लाएंगे, ज़रूरी ये है तो को लाने का तो वो हम एफडीआई, एफपीआई एंड एफआईआई से हम ला ही रहे हैं हमारे देश में, है ना। बट कितना टिक पा रहा है फॉरेक्स मनी हमारी कंट्री में, ये ज़्यादा मैटर करता है ना। आ रहा है और चला जा रहा है, स्टेबिलिटी बनी नहीं रही है तो प्रेशर तो रूपी पर पड़ेगा ही ना, रूपी तो वीकनेस पे जाएगा ही ना, स्ट्रेंथनिंग तो होगा नहीं। तो बात ये है यहाँ पर, ठीक है। तो आई थिंक सो कि नाउ जो भी आपका पर्सपेक्टिव यहाँ तक बना, देखो मेरी त्रुटियों के लिए मुझे माफ करना, यदि मेरे से मिस्टेक्स मैं कर रही हूँ कुछ तो मेरे को माफ करना। मैं पॉलिटी की स्टूडेंट हूँ एंड मैं इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स को कवर इसलिए कर रही हूँ ताकि किस तरह से जो मेन इफेक्ट इकोनॉमी से रेज होता है पॉलिटी में ना, इकोनॉमी कैसे इफेक्ट करती है पॉलिटी को, उस कनेक्शन को हम यहाँ पर समझने की हमने कोशिश करी। हमने प्रॉब्लम को देखा कि करेंसी के वीकनेस से कितनी सारी चीजें इम्बैलेंस क्रिएट हो चुकी हैं एंड कुछ डिकेड से जो ग्राफ्स हमने देखे वो भयानक सिनेरियो को शो कर रहा है। तो बस अब कंट्री को यही चीज पर फोकस करना है कि हम अपनी रुपी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। राइट नाउ मूव टू नेक्स्ट वन इज दैट इज एक्सपोर्ट। यहाँ पर आप एक्सपोर्ट देख पा रहे हो, तो ये एक्सपोर्ट को हमें जस्ट अब बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि इंपोर्ट हमारा कुछ डेकेड से जस्ट बढ़ता जा रहा है। 2020 के बाद से, कोरोना के पेंडेमिक के बाद से तो हम देख ही रहे हैं ग्राफ्स के थ्रू कि किस तरह से इंपोर्ट हमारा बढ़ रहा है। हमें अब जरूरत है कि हम अपने एक्सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करें, फॉरेन एक्सचेंज को जस्ट स्ट्रॉन्ग करें, इंपोर्ट पेमेंट्स को हम मेंटेन करें, करेंसी स्टेबिलिटी, अपनी करेंसी में स्टेबिलिटी को हम लाए, करेंसी में स्टेबिलिटी को लाए। इतना फ्लक्चुएशन सही नहीं है मार्केट में, राइट। मैन्युफैक्चरिंग और आईटी सर्विसेज जैसे सेक्टर्स को बूस्ट करने की अब जरूरत है, जैसे टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो जैसे जॉब्स, ये सारी कंपनीज जो है वो जॉब्स क्रिएट करती है, इंडस्ट्रीज ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट होती है। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग इंपोर्ट से इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेबिलिटी और ग्लोबल कंपटीशन बढ़ती है। तो ग्लोबल कंपटीशन नाउ मैटर्स, है ना। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी मैटर, और इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ जीडीपी से डिसाइड नहीं होती है। जीडीपी तो एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर करेंसी भी तो है, दूसरा फैक्टर करेंसी की स्ट्रेंथनिंग भी तो है। तो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी जीडीपी से डिनोट नहीं की जा सकती, करेंसी भी एक फैक्टर है और करेंसी को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए एक्सपोर्ट का बढ़ना जरूरी है, स्टेबिलिटी का करेंसी में आना जरूरी है। इतनी वॉलेटाइलनेस का होना जस्ट नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट। इतना, क्योंकि ये पूरा का पूरा मार्केट को ही हमारी सबसे बड़ा चीज तो स्ट्रेंथ नहीं दे पा रहा है, ये वीक कर रहा है। और जैसे कि आंकड़े बता रहे हैं कि इंडिया की जो रुपी है, या जो रूपी है, नॉट सिर्फ इंडिया, क्योंकि और भी देशों में रुपीज चलती है, राइट। तो जो रुपीज है उसका वैल्यूएशन एशियन कंट्रीज में कितना डाउनफॉल में जा चुका है। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, कि लास्टली हम आरबीआई के रोल की बात करेंगे कि आरबीआई का जो रोल है स्टेबिलिटी को लेकर, फॉरेक्स रिजर्व के स्टेबिलिटी को लेकर, वो कितना इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के पास स्ट्रॉन्ग फॉरेक्स रिजर्व है जो इकोनॉमी को ग्लोबल शॉक से प्रोटेक्ट करती है, लेकिन ये डिस्टर्ब कब हो जाता है, फॉरेन करेंसी एसेट्स डिस्टर्ब तब हो जाता है जब हम एक्सपोर्ट्स अपना उतना
नहीं कर पाते जितना कि हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं, है ना। इससे रिजर्व में फॉरेन करेंसी एसेट्स और गोल्ड दोनों शामिल होते हैं। मतलब कि हम गोल्ड्स या एनर्जी के सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, बट एज कम्पेयर टू इंपोर्ट हम एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं। और आरबीआई इस पर ध्यान तो देती है कि हमारी कंट्री एकदम से शॉक में ना जाए, इकोनॉमी एकदम से शॉक में ना जाए, इसके लिए हम फॉरेक्स को रिजर्व करके रखने का काम आरबीआई करती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस एक चीज को बना के रखने में दूसरी चीज बिगड़ रही है कि स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही करेंसी में, है ना। करेंसी के लेवल पर, इंडियन रुपी के लेवल पर हमें स्ट्रेंथनिंग नहीं दिख रही है। तो आरबीआई के रिजर्व का यूज करके रुपया वॉलेटिलिटी तो आरबीआई शो कर रही है कि रुपया को कोशिश कर रही है कि ज्यादा वॉलेटाइल ना हो, बट इंटरनेशनल लेवल पर तो वही दिख रहा है हमको कि वॉलेटिलिटी है। एंड कंट्रोल जस्ट यही है कि कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा है इंडियन रुपी को, वीकनेस पर जा रहा है। एंड जैसे कि न्यूज़ आपने आर्टिकल्स आपने देखी, तो प्रॉब्लम यही है कि इंडिया की जो करेंसी है उसको स्ट्रेंथनिंग करने की ज़रूरत है। वॉलेटिलिटी इतना सही नहीं है। एंड आरबीआई को भी फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाने पर ध्यान देना पड़ेगा, ताकि जो पैसा आ रहा है वो उतनी जल्दी निकल ना जाए, हम उसे टिका के रख पाए। अपनी मेंटेलिटी मेंटेन कैपेसिटी जो है हमारी, स्टेबिलिटी जो है हमारी करेंसी को लेकर, इंडिया के रुपी को स्ट्रेंथनिंग को लेकर, उस पर कहीं ना कहीं अब ध्यान देने की ज़रूरत है इंडियन बॉडीज को, है ना, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को। नाउ लास्टली मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगी कि हमने जितनी भी ये डिस्कशन की, जितनी भी चीज़ें हमने समझी, तो एज अ कंक्लूजन आप मेरे को ये कमेंट डाउन करना कि क्या आपका क्या ओपिनियन, आपका क्या व्यू पॉइंट है। क्या आप सोच रहे हो, आप क्या सोच रहे हो कि क्या स्ट्रॉन्ग जीडीपी का फायदा तब तक है जब तक रुपी वीक रहे? क्योंकि आप देख ही रहे हो अभी वीक है रुपी हमारी, है ना। तो रुपी तो वीक है, और जीडीपी का फायदा क्या तभी तक होगा? एक बार मैं क्वेश्चन को और एक बार रिपीट कर दूं। देखो, सवाल आपके लिए ये है कि क्या स्ट्रॉन्ग जीडीपी का फायदा तब तक है जब तक रुपी वीक रहे, है या नहीं है? आप मेरे को अपना ओपिनियन, अपना पर्सपेक्टिव कमेंट डाउन करना। क्योंकि हमने अभी यही समझा कि पूरा का पूरा जो निचोड़ है कि जीडीपी अलग बात है, पूरी इकोनॉमी को सिर्फ हम जीडीपी से नहीं नाप सकते या नहीं तोल सकते। एक फैक्टर इकोनॉमी में करेंसी का भी रोल आता है, और करेंसी जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, करेंसी जब तक स्टेबल नहीं होगी, वॉलेटाइलनेस करेंसी में दिखेगी, तब तक हमारा जो वैल्यूएशन है, इकोनॉमिक्स, हमारी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रेंथनिंग कैसे होगी? और जब स्ट्रेंथनिंग होगी नहीं तो फॉरेक्स मनी या फिर फॉरेनर्स कैसे इंटरेस्टेड होंगे इंडियन इकोनॉमी में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए? लॉन्ग टर्म में तो हमने देखा, चलो बहुत अच्छा एफडीआई, बट जो शॉर्ट टर्म की चीजें हैं उन पर, उनको हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, उन पर हम कैसे कंट्रोल पा सकते हैं? तो इन सारी चीज़ों पर सोचे जाने की ज़रूरत है। आई होप सो आपको बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ जस्ट इस इंडियन इकोनॉमी के वीडियो में समझ में आया होगा। आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या विचार है, आपके क्या पर्सपेक्टिव है, आप जरूर से मेरे को कमेंट डाउन करना। मैं आप सारे के कमेंट्स पढ़ूंगी एंड रिप्लाई भी दूंगी। सो होप सो मेरी गलतियों को जस्ट माफ करिएगा, मेरे से कुछ भी टूटी गलतियां हुई हो तो इसके साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सो थैंक यू।